Good afternoon. Last class we started with an orientation to our subject of taxation. मैंने आपको सिर्फ टैक्सेशन के कुछ बेसिक्स और हमारे देश में टैक्सेशन के स्ट्रक्चर्स कैसे वर्क करते हैं उसका बैकग्राउंड समझाया था। आज भी हमारा ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन कंटिन्यू होने वाला है, लेकिन आज जो हम मटीरियली कवर करने वाले हैं दैट विल बी अवर कंप्लीट सिलेबस इंट्रोडक्शन, कि हमारा पूरा टैक्सेशन का फ्लो, डायरेक्ट टैक्सेशन का फ्लो एंड टू एंड वर्क कैसे करने वाला है, जो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं उस डिस्कशन को आज हम प्रॉपरली लेने वाले हैं। हर लेक्चर में हमारी एक हैबिट होगी कि हमने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा है उसे 5 से 10 मिनट में क्विकली पूरा रिव्यू रिवाइज कर लेंगे, ताकि हम फ्रेशन अप होके फ्लो में आ जाएंगे एंड देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, स्क्रैच से शुरू कर रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था पेपर नंबर 3 टैक्सेशन ग्रुप नंबर 1 विच इज ऑफ 100 मार्क्स। 3 घंटे का आपका पेपर है, जिसके हमने 2 हिस्से कर दिए थे। एक को नाम दिया डायरेक्ट टैक्स, दूसरे को नाम दिया इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले हमने डिफाइन किया व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स। तो हमने कहा टैक्स मतलब कंपल्सरी एक्सटॉर्शन प्लस लीगैलिटी, उसे हम टैक्स बोलते हैं, जो हम सरकार को देते हैं ताकि सरकार से हमें कई सारी सुविधाएं मिल सके, हमारा वेलफेयर हो सके। उस लॉजिक से हम सरकार को टैक्स पे करते हैं। जिसमें डायरेक्ट टैक्स का मतलब हमने समझा था जहां बर्डन मुझ पे गिरता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझा था जहां बर्डन कंज्यूमर पे गिरता है, यानी एंड कस्टमर पे गिरता है, यानी मुझे किसी और से लेके देना होता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स तो मुझे अपनी जेब से ही देना होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने कहा 35 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पार्ट आएगा और 15 मार्क के एमसीक्यू आएंगे। सेम इनडायरेक्ट टैक्स में भी 35 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पार्ट आएगा और 15 मार्क के एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपके टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 7 क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे और 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। जो 35 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है वो कंटेंट हमें पूरा राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू करना होता है। ये पूरा पेपर हमारे 3 घंटे का हो गया, जिसमें हमने कहा डायरेक्ट टैक्स में हम एक ही पढ़ते हैं एंड दैट इज इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अगेन हम एक ही पढ़ते हैं एंड दैट इज जीएसटी। इस बेसिस पे अब मैंने कहा कि मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा, तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स की बात छोड़ दी। जिस दिन इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे उस दिन उसका ओरिएंटेशन लेंगे। डायरेक्ट टैक्स पढ़ने के लिए हमने कहा हमारे देश में 3 लेवल पे सरकारें चुनी जाती है। इंडिया हैज अ 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर, स्टेट और लोकल। तो सबके अपने काम हैं, तो सबके अपने खर्चे हैं, और सबके अपने खर्चे हैं तो सबकी अपनी आमदनी है, और सबकी आमदनी में अलग अलग तरह के टैक्सेस हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है प्रोफेशनल टैक्स, और लोकल अथॉरिटी जो कलेक्ट करती है प्रॉपर्टी टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स। इस तरह से हमने 3 टैक्सेस बनाए, और हमने कहा हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है एंड दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन आपको मैंने देना शुरू किया, और हमने कहा इनकम टैक्स पढ़ने के लिए 2 कानून पढ़ने पड़ते हैं। पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961 और दूसरा फिनेंस एक्ट 2025। अगले साल जो बजट आएगा उससे फिनेंस एक्ट 2026 हो जाएगा, और जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो भी अगले साल से अपडेट होकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको सिर्फ इनकम निकालना सिखाएगा, और फिनेंस एक्ट आपको टैक्स रेट देगा, क्योंकि टैक्स रेट हर साल अपडेट होती है। इनकम टैक्स तो एक बार बना दिया और हर साल उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, लेकिन फिनेंस एक्ट तो हर साल नया आता है। इस तरीके से इट इज वन टाइम but updated on an annual basis, and finance act is introduced every year। हर साल बजट के दिन आता है। जब बजट के दिन आता है तो वो होता तो बिल है, लेकिन उसी बिल को प्रेजेंट किया जाता है इन लोकसभा, देन इन राज्यसभा, एंड देन प्रेसिडेंट की साइन, तब वो क्या बन जाता है एक्ट। तो आप फिनेंस एक्ट 2025 रीड कर रहे हैं। फिनेंस एक्ट 2025 इज फॉर विच फाइनेंशियल ईयर? 25-26। हम इनकम टैक्स की दुनिया में किसी भी फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर भी कहते हैं और असेसमेंट ईयर भी कहते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं उसमें 25-26 क्या है? प्रीवियस ईयर, और 26-27 क्या है? असेसमेंट ईयर। तो पीवाई और एवाई का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ, जिसमें 26-27 में टैक्स भरेंगे पिछले साल की कमाई पे, इसलिए 25-26 को क्या कहा गया? प्रीवियस ईयर के नाम से जाना गया। ये कंटेंट मई 26, सितंबर 26 और जैन 27 के लिए सेम रहेगा। मई 27 की एग्जाम से पूरा कंटेंट अपडेट हो जाएगा। ये हमारी जानकारी के लिए हमने कवर कर लिया। इस बेसिस पे हमने कहा जब हमें पीवाई और एवाई समझ आ गया तो जो पर्सन टैक्स पे करता है वो असेसमेंट ईयर में करता है, और टैक्स पे करने के साथ साथ फाइल करता
करता है रिटर्न ऑफ इनकम। जैसे ही आप टैक्स भरते हो और रिटर्न फाइल करते हो, आपको कहा जाता है असेसी, कि असेसमेंट ईयर में आपने टैक्स भरा और आपके पीछे एक ऑफिसर लगा दिया जाता है, दैट इज असेसिंग ऑफिसर। किसी को भी रिटर्न भरना है तो पहले क्या लेना पड़ेगा? पैन। और आज के वक्त में पैन लेने के लिए पहले क्या होना चाहिए? आधार। आधार कार्ड से पैन बनता है और पैन के बाद ही रिटर्न ऑफ इनकम की फाइलिंग की जाती है। ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में हमें पीवाई और एवाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसे कंप्लीट करने के बाद हमने कवर करना स्टार्ट किया कि हमारा देश का जो संविधान है वो 3 पिलर्स पे टिका है। पहला पिलर है लेजिस्लेटिव, दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव कहो या एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा पिलर है जुडिशरी, जिसमें कोई भी चीज संविधान के अंतर्गत होती है और संविधान इन 3 पिलर्स पे है। तो हमने लेजिस्लेटिव में कहा इट इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, जिसके थ्रू बिल क्या बनता है? एक्ट। फिर दूसरा पार्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, विच इज द गवर्नमेंट। इट इज नॉट द होल पार्लियामेंट, इट इज द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसमें 2 बॉडीज हमारे लिए काम की है, सीबीडीटी और सीबीआईसी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स देखता है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस देखता है, जो दोनों काम करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, जिसे करंटली लीड कर रही हैं निर्मला देवी सीतारमन, जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो सेंट्रल लेवल से ऑपरेट कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा होता है जुडिशरी, और जुडिशरी के अंदर डिस्प्यूट सेटल किए जाते हैं। आपके सिलेबस में जुडिशरी नहीं है एक्सेप्ट 2 केस लॉस जो हमें कवर करने रहेंगे। ये स्ट्रक्चर बनाते हुए हमने कहा तो इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे वर्क करता है, तो हमने कहा हम इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ते हैं, हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं। लॉ इज अ वाइडर टर्म जिसमें 5 चीजें कवर की जाती है। इनकम टैक्स की दुनिया संविधान के अंदर आई है और संविधान के आर्टिकल 246 के अंदर एक एंट्री नंबर है 82, जो कहता है इनकम पे भारत सरकार टैक्स लगा सकती है अदर देन एग्रीकल्चर। तो वो 5 हिस्से क्या बन गए? पहला इनकम टैक्स एक्ट एंड फाइनेंस एक्ट, दूसरा इनकम टैक्स रूल्स 1962, तीसरा नोटिफिकेशंस, चौथा सर्कुलर्स और पांचवा केस लॉज, जिसमें जो पहले 3 है वो लेजिस्लेटिव हैं, जो आपके सर्कुलर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, और जो केस लॉज हैं वो जुडिशरी हैं। यानी लॉ का पार्ट तो पहले 3 वाले होते हैं, एक्ट, रूल्स एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर तो सीबीडीटी किसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए देता है कि आपको कोई चीज में डाउट है तो हम क्लैरिफाई कर देते हैं। ड्यू डेट एक्सटेंड करनी है तो सर्कुलर इशू कर दिया जाता है, तो इट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस। इस तरीके से जो 5 हिस्से हैं इनको जोड़ते हैं तब हमें इनकम टैक्स लॉ रीड करने मिलता है। अगेन इसमें आपको जुडिशरी वाला एस्पेक्ट नहीं पढ़ना, इसलिए 5 नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ 4 पढ़ने हैं। एक्ट पढ़ना है, रूल्स पढ़ना है, नोटिफिकेशन पढ़ने हैं और सर्कुलर, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस हैं। आपको सारे नहीं पढ़ने, आपको 100 सेक्शंस जैसे ही रीड करने हैं, यानी 1/3 ऑफ द सिलेबस ही आपको कवर करना है। तो उतना ही पोर्शन के रूल्स, उतने ही पोर्शन के नोटिफिकेशन और उतने ही पोर्शन के सर्कुलर्स हमें कवर करने होंगे। यहां तक आपके साथ डिस्कस करने के बाद एक छोटा सा डिस्कशन ये किया कि 3 वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होता है टैक्स, ड्यूटी और सेस। ड्यूटी सिर्फ किस पे लगाई जाती है? गुड्स। लेकिन टैक्स और सेस गुड्स, सर्विसेज, पर्सन, सब पे लगाए जा सकते हैं। टैक्स और ड्यूटी का यूटिलाइजेशन प्रीफिक्स्ड नहीं होता, लेकिन सेस का यूटिलाइजेशन प्रीफिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल्स लिख के हमने अपनी नॉलेज के लिए समझ लिया था कि इनमें क्या फर्क है। इतना कंटेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, राइट? इतना हमने थोड़ा सा कंटेंट देखा था और हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया था कि हमारा टैक्सेशन का वर्ल्ड वर्क कैसे करता है। और अब आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं इनकम टैक्स का पूरा फ्लो कैसे वर्क करता है। तो आप फ्रेश पेज ले रहे हैं, कीप इट लैंडस्केप एंड कीप इट 2 फेज्ड। दोनों लैंडस्केप पेज सामने दिख रहे होने चाहिए, 2 फेज्ड लैंडस्केप पेज होना चाहिए आपका। समझ गए ना? तो 2 लैंडस्केप पेजेस दिख रहे होने चाहिए, क्योंकि चार्ट इतना लंबा बनेगा कि आपको दूसरे लैंडस्केप पेज तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप 2 लैंडस्केप पेजेस फ्रंट पे ओपन करके बैठे और एकदम टॉप से लिखना मेरे साथ साथ आप स्टार्ट करोगे। तो एकदम टॉप सेंटर पे अपने पहले लैंडस्केप पेज पे आप टाइटल डाल रहे हो इनकम इनकम टैक्स एक्ट 1961। टॉप सेंटर पे आपने टाइटल डाला है इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके नीचे डबल एरोस करके लिख रहे हो
सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन। कोई भी टैक्सेशन कानून में हमेशा सबसे पहला सेक्शन जिससे उस टैक्सेशन कानून को रीड करना स्टार्ट करते हैं उसे कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। वो सेक्शन ही हमें पूरा गाइडेंस देता है कि आपको इस पूरे एक्ट को पढ़ना कैसे है। तो जैसे आप जब जीएसटी पढ़ेंगे तो जीएसटी के अंदर आप पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट, तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 9 इज द चार्जिंग सेक्शन, वहीं से पूरा डिस्कशन शुरू होता है। वैसे ही इनकम टैक्स में कभी भी आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन, तो दैट इज सेक्शन नंबर 4 से हमारा पूरा डिस्कशन खुलता है। तो सर सेक्शन 1 2 3 में क्या दिया हुआ है, तो आप राइट साइड ऊपर कॉर्नर में लिख रहे हैं सेक्शन नंबर 1 सिर्फ इतना कहता है कि ये एक्ट पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो सेक्शन 1 इंडिया। सेक्शन नंबर 2 कहता है कि अक्रॉस द लॉ बहुत सारे नए नए वर्ड्स आएंगे, तो उन वर्ड्स का मतलब क्या होता है उसका डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में दिया होगा। ये जनरली हर कानून में होता है कि कानून का जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें सिर्फ डेफिनेशंस लिखे होते हैं। आप सबने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा 2 क्लॉज ए ऑफर, तो 2 क्लॉज एच कॉन्ट्रैक्ट, 2 क्लॉज एफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, 2 क्लॉज ई एग्रीमेंट, ये सब आपने डेफिनेशंस पढ़े हैं। कौन से सेक्शन में पढ़े हैं, सेक्शन नंबर 2। ऐसे यहां पर भी सारे डेफिनेशंस किस में आएंगे, सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस आएंगे। जब जब नीड पड़ेगी तब तब सेक्शन 2 पढ़ेंगे हम, जब जब नीड पड़ेगी, किसी चीज का मतलब नहीं समझ आ रहा तो हम सेक्शन नंबर 2 में आ जाएंगे। जैसे सेक्शन नंबर 2 में ही क्लॉज 9 में दिया है असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो आपने पढ़ लिया असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप क्या भरते हो, टैक्स, तो ये बात सेक्शन 2 में डिफाइन की हुई है। ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां इस इनकम टैक्स लॉ में क्या हो जाती है, लेफ्ट साइड ऊपर टॉप कॉर्नर पे लिख रहे हो सेक्शन नंबर 3 प्रीवियस ईयर। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए उसको सेक्शन 3 में डिफाइन किया हुआ है। और आपका प्रीवियस ईयर आपको क्लियर है 25-26। आपकी एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर काम का है वो 25-26, असेसमेंट ईयर नेचुरली 26-27 हो गया, मतलब प्रीवियस ईयर 25-26 यानी कौन से साल की कमाई की बात हो रही है, 25-26, जिस पे टैक्स कौन से साल में भरोगे, 26-27। यानी सेक्शन 1 2 3 तो खाली इंट्रोडक्टरी प्रिलिमिनरी सेक्शंस होते हैं आपके। सेक्शन 1 खाली बताता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, सेक्शन 2 ये बताता है कि अलग अलग चीजों की डेफिनेशन क्या है, और सेक्शन 3 सिर्फ किसकी डेफिनेशन देता है, प्रीवियस ईयर। इसीलिए जो मेन कानून है वो कहां से स्टार्ट होता है, सेक्शन नंबर 4 जिसे हमने नाम दिया है चार्जिंग सेक्शन। तो सेक्शन 4 में क्या लिखा है, तो सेक्शन 4 के नीचे डबल एरोस करके आप लिख रहे हो टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन shall be charged at tax rate. Total income of every person shall be charged at a tax rate. सेक्शन 4 वन लाइनर है, यही डिस्कस हो जाएगा। सेक्शन 4 क्या कहता है, हर पर्सन का क्या डिटरमाइन करो, टोटल इनकम, और उस टोटल इनकम पे क्या लगा दो, टैक्स रेट। तो जो निकल के आएगा वो आपका क्या है, इनकम टैक्स, जो असेसमेंट ईयर में आपको सरकार को भरना है। इसका मतलब यहाँ 3 कीवर्ड्स हैं, 3 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है टोटल इनकम, दूसरा कीवर्ड है पर्सन, और तीसरा कीवर्ड है टैक्स रेट। जैसे कि मैं एक पर्सन हो गया, पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक अलग पर्सन हो गया, क्योंकि पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और मैं एक इंडिविजुअल हूं। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म एक अलग पर्सन हो गया। ऐसे ही आपने कभी सुना होगा HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक अलग पर्सन हो गया। ऐसे ही LLP सुना होगा, वो एक अलग पर्सन हो गया। ऐसे जितने पर्सन हैं सारे पर्सन की क्या निकाली जाएगी, टोटल इनकम, और हर पर्सन की अलग अलग क्या दी हुई है, टैक्स रेट। उस टोटल इनकम पे क्या लगाया जाएगा, टैक्स रेट। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं उसे सर्कल करो और उसके नीचे लिखो वो 2 क्लॉज 31 में डिफाइंड है। डेफिनेशन की जरूरत पड़ी तो हमने लिख लिया 2 क्लॉज 31। टैक्स रेट क्या होगी तो उस पे लिखो FA
25, FA 25, फिनेंस एक्ट 2025, क्योंकि आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि 2025 फिनेंस एक्ट आपके लिए रिलेवेंट होगा, जिसमें क्या दी होती है, टैक्स रेट आपको प्रोवाइड की हुई होती है। ये जो फिनेंस एक्ट 2025 है, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। इस पे डाल दो रोमन नंबर 1। दिस विल बी अवर फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहली चीज ही जो मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा वो यही पढ़ाना शुरू करूंगा कि हर पर्सन की टैक्स रेट क्या क्या है, इंडिविजुअल की क्या है, कंपनी की क्या है, फर्म की क्या है, एलएलपी की क्या है, सबकी टैक्स रेट सीखेंगे। और जब सबकी टैक्स रेट सीखेंगे तो वो किस पे लगा रहे होंगे, टोटल इनकम। इसका मतलब यू विल हैव टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन, विच इज योर थर्ड कीवर्ड। टोटल इनकम को सिंपल भाषा में लोग टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। टैक्सेबल इनकम मतलब वो इनकम जिस पे क्या लगाया जाएगा, टैक्स। क्योंकि हर इनकम पे तो टैक्स लगता नहीं है, कुछ इनकम्स पे टैक्स लगता है और कुछ इनकम्स पे टैक्स नहीं लगता। यानी सबसे बड़ा चैलेंज होगा सर टोटल इनकम निकालना। टोटल इनकम कैसे निकालें? तो टोटल इनकम निकालने के लिए एक एरो बना के वापस सेंटर में ला रहे हो आप और लिख रहे हो डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब से टोटल इनकम को हम टीआई लिखेंगे, आपको आदत हो जाएगी। ये दुनिया नहीं है आपके लिए, इसलिए कुछ वर्ड्स आपके लिए नए होंगे, धीरे धीरे आपको इनकी आदत पड़ जाएगी। जैसे बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ब्रैकेट में लिख रहे हो सेक्शन 5 से 9B, सेक्शन 5 से 9B, और यहां आगे लिखना रोमन नंबर 2। ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 9B। कौन से एक्ट की बात कर रहा हूं मैं? इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूं। फिनेंस एक्ट तो ऊपर ही खत्म हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में पूरा फिनेंस एक्ट खत्म हो जाएगा, जिसमें सिर्फ क्या दी होती है, टैक्स रेट। बाकी इनकम कंप्यूट करने के लिए जो पूरा चार्ट बनाने वाले हो वो कौन से एक्ट का बनाने वाले हो? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बनाने वाले हो। तो हमें टोटल इनकम निकालनी है, तो टोटल इनकम निकालने के लिए क्या बोला गया है? पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस। और रेसिडेंशियल स्टेटस से क्या डिफाइन किया जाएगा? स्कोप। तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो यहां केयरफुली सुनना, इसका मतलब समझा रहा हूं आपको। जैसे मैं भारत का रेसिडेंट हूं या नहीं, हमें पहले ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। या तो मैं आर बनूंगा या तो मैं एनआर बनूंगा। आर इज रेसिडेंट, एनआर इज नॉन रेसिडेंट। अगर मैं रेसिडेंट हूं तो सेक्शन 5 से सेक्शन 9B में हमने निकालना पहले तो सीखा होगा कि मैं रेसिडेंट हूं या नहीं। और अगर मैं रेसिडेंट हूं तो सेक्शन 5 से सेक्शन 9B ये बताएगा कि दुनिया में कहीं भी कमा लो, आपको भारत में तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब आपका स्कोप वाइड होगा, यानी पूरी दुनिया की कमाई पे आपको टैक्स कहां देना पड़ेगा? इंडिया में। यानी कि अगर मैं भारत का रेसिडेंट हूं तो कमाता भारत से भी हूं, ऑस्ट्रेलिया से भी हूं, साउथ अफ्रीका से भी हूं, इंग्लैंड से भी हूं, चाइना से भी हूं। क्या सारी इनकम्स में मुझे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा? यस, क्योंकि मैं क्या हूं? रेसिडेंट। अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं तो स्कोप क्या कहता है कि आपको फिर सिर्फ उसी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा जो कहां से जनरेट हुई है? इंडिया। इसका मतलब इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और चाइना सब इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा। यानी सबसे पहला और जरूरी काम तो यही हो जाता है कि आपको यह जानना है कि कोई पर्सन आर है या कोई पर्सन एनआर है, जो हमें सेक्शन 5 से 9B बताएगा। और अगर आर है तो स्कोप बड़ा होगा और एनआर है तो स्कोप छोटा होगा। उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ये तो जानो कि इंक्लूड करना भी है या फिर नहीं। एक बार आपको पता चल गया कि स्कोप में आ गया तो आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और फिर पढ़ते हैं exempt income, which is your third chapter, exempt income, ब्रैकेट में सेक्शन नंबर 10। फ्लो में जा रहा है सब कुछ। चार्जिंग सेक्शन के बाद रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर आएगा जो सेक्शन 5 से 9B में हम कवर करेंगे। और फिर उसके बाद कोई चीज स्कोप में आ गई तो भी हम ये पढ़ेंगे क्या वो एग्जेम्प्ट है। ऐसे तो सेक्शन 10, बगल में एरो करके 11, 12, 13, लेकिन 11, 12 और 13
इज इन सीए फाइनल। तो देयर बाई चैप्टर तो 10 से लेके 13 तक है, लेकिन आपको 10 से 13 नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, सेक्शन नंबर 10 पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना। जिस सेक्शन नंबर 10 में क्या किया होगा, एक लिस्ट दी होगी और बोला होगा इस लिस्ट में कहीं भी फिट हो गए तो आपकी इनकम क्या कर दी जाएगी, एग्जेम्प्ट, यानी आपको हम भारत में उस इनकम पे टैक्स करने वाले नहीं हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। मैं रेसिडेंट हूं, मेरी इंडिया से भी इनकम है और मेरी इंग्लैंड से भी इनकम है, मेरी इंडिया से भी इनकम है और मेरी इंग्लैंड से भी इनकम है। मैं रेसिडेंट हूं, क्या दोनों पे इंडिया में टैक्स लग सकता है? यस, क्योंकि स्कोप में आ जाएगा, क्योंकि मैं क्या हूं, रेसिडेंट। अब मैंने क्या बोला, इंडिया में मेरी दो तरह की इनकम है, इंडिया में मेरी दो तरह की इनकम है, एक बच्चों को पढ़ा के इनकम होती है और एक खेती बाड़ी करके इनकम होती है, और इंग्लैंड में सिर्फ पढ़ा के इनकम होती है, यानी बच्चों को पढ़ाता हूं उससे इनकम होती है। मतलब टोटल मेरी कितनी इनकम हो गई, 3। इंडिया में बच्चों को पढ़ाने से, इंडिया में खेती करने से और इंग्लैंड में बच्चों को पढ़ाने से। तीनों स्कोप में तो आ गए, तीनों स्कोप में तो आ गए, लेकिन सेक्शन नंबर 10 क्या बोलेगा, जो खेती बाड़ी की इनकम है उसे हम क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्ट। तो मतलब टैक्सेबिलिटी की तरफ सिर्फ दो ही इनकम्स जा पाएगी, कौन सी, एक इंडिया में पढ़ाने से और एक इंग्लैंड में पढ़ाने से। थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देता हूं, समझो मैं नॉन रेसिडेंट हूं, समझो मैं नॉन रेसिडेंट हूं और मेरी 3 तरह की इनकम है, इंडिया में पढ़ाने से, इंडिया में खेती करने से और इंग्लैंड में पढ़ाने से, और मैं नॉन रेसिडेंट हूं। तो सबसे पहले तो जो इंग्लैंड वाली इनकम है उसको भूल जाओ, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जाती है, इंडिया वाली। अब वो जो इंडिया वाली है उसमें भी दो बची, एक पढ़ाने से और एक खेती से। खेती वाली इनकम क्या कर दी जाएगी, एग्जेम्प्ट, यानी टैक्सेबल सिर्फ क्या किया जाएगा, इंडिया में पढ़ाने से। इसीलिए आपको फ्लो समझ आना चाहिए। पहले क्या डिसाइड किया जाता है, स्कोप, स्कोप डिफाइन करने के बाद क्या डिसाइड किया जाता है, एग्जेम्पशन, और एग्जेम्पशन के बाद भी अगर वो इनकम बच गई तो आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हो, और आगे बढ़ा के उसे कहते हो कि हम उसे क्लासिफाई करेंगे इन 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसका क्या मतलब है वो सेक्शन 14 बताएगा। दिस विल बी योर 4th चैप्टर। जितना केयरफुली सुनते जाओगे उतना आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर वाली चीजें भी क्लियर होती जाएगी। टैक्सेशन की सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि आगे बढ़ते बढ़ते आगे की नहीं पीछे की बातें भी क्लियर होती चली जाती है और क्लैरिटी मिलती है कि ऊपर क्या बोला था। तो वैसे ही सुनते चले जाना तो आपको और ऊपर की बातें बताई हुई भी क्लियर होती चली जाएगी। हमने जैसे ही कहा कि जो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई उसको निकाल के फेंक दो, तो जितनी इनकम बच गई, जितनी इनकम बच गई उसको क्लासिफाई करना पड़ता है। क्लासिफाई करना है इनटू 5 हेड्स ऑफ इनकम। नया वर्ड है आपके लिए, 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है जो हम सेक्शन नंबर 14 से पूछते हैं। तो पहले आप मेरे साथ साथ लिखो, फिर समझाता हूं। इसके 5 हिस्से कर दो नेचुरली, 5 पार्ट्स में से डिवाइड कर दो। सेक्शन नंबर 14 समझाएगा 5 हेड्स का क्या मतलब होता है। पहले में लिख रहे हो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरे में लिख रहे हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे में लिख रहे हो प्रॉफिट्स या गेन्स फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, प्रॉफिट्स या गेन्स फ्रॉम बिजनेस, BUS बिजनेस, PROFN प्रोफेशन, या फिर कैपिटल गेन्स, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
5 नाम लिखे आपने, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आदत डाल लो धीरे धीरे। अब से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम एचपी बुलाएंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को पीजीबीपी बुलाएंगे, कैपिटल गेन को सीजी बुलाएंगे, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को आईएफओएस बुलाएंगे। सैलरी को सैलरी ही बुलाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी को एचपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन को सीजी, एंड आईएफओएस दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 हेड्स मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस की और अब समझाना शुरू कर रहा हूं, बहुत सारा ध्यान देना। मेरी इनकम निकालना चाहते हैं आप, और मेरी इनकम पे आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। मेरे इनकम पे, यानी मैं अपने इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, मेरी इनकम निकालना चाहते हैं और मेरी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ऊपर से पढ़ना शुरू करो। सेक्शन नंबर 4, टोटल इनकम ऑफ मी शैल बी चार्ज्ड एट अ टैक्स रेट। तो सबसे पहले मेरा टैक्स रेट ढूंढ के कहां से ले आओगे? फिनेंस एक्ट 2025। टैक्स रेट लेके आ गए। अब टैक्स रेट किस पे लगाना पड़ेगा? टोटल इनकम। तो मेरी टोटल इनकम निकालने के लिए पहले आप मेरा क्या निकालोगे? रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंट का सिंपल मतलब समझते हैं आप? जो जहां रहता है। तो जैसे मैं कहां रहता हूं? भारत। तो देयर बाई जब आप मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? आर। आर निकल के आया तो मेरा स्कोप क्या हो जाएगा? सब कुछ, चाहे भारत हो या भारत के बाहर, सब कुछ स्कोप में आ जाएगा। स्कोप में सब कुछ आ गया तो अब मैंने आपको बताया कि मेरी टोटल 6 प्रकार की इनकम है। मेरी टोटल 6 प्रकार की इनकम है। 6 प्रकार की इनकम की ब्रीफिंग दे रहा हूं मैं पहले आपको। मैं खेती से पैसा कमाता हूं, खेती से पैसा कमाता हूं। मुझे रिलायंस में नौकरी करने पे रिलायंस वाले पैसे देते हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे बोलते हैं मैं वैसे वैसे काम करता हूं, तो मुझे मंथली वो पैसे देते हैं। ऐसे ही मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसे मैंने भाड़े पे चढ़ा रखा है, जिससे मुझे रेंटल इनकम होती है। ऐसे ही मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जिसके अंदर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और बच्चे मुझे फीस देते हैं। तो मैं पढ़ाता हूं और बच्चे मुझे फीस देते हैं। मेरे पास एक ज़मीन पड़ी थी सालों पुरानी, उस ज़मीन को बेचने से मुझे कुछ फ़ायदा हो गया था। एंड मेरा एक सेविंग्स अकाउंट है, जिस सेविंग्स अकाउंट में मुझे इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग्स अकाउंट पे ब्याज जनरेट होता है मेरा हर साल। सुना आपने 6 प्रकार की इनकम? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सी इनकम है मेरी? खेती से, खेती से। रिलायंस में नौकरी करता हूं तो मुझे क्या देते हैं? सैलरी। मेरी एक प्रॉपर्टी है, उससे मुझे क्या आता है? भाड़ा। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं पार्ट टाइम में साइड में, और वो मुझे क्या देते हैं? फीस। मेरी एक जमीन थी, उसे बेचने पे क्या हो गया? गेन। और मेरा एक सेविंग्स अकाउंट है, उस पे क्या आता है? इंटरेस्ट। गॉट माय पॉइंट? मैं क्या हूं? आर। मैं क्या हूं? आर, रेसिडेंट। तो क्या मेरी 6 की 6 इनकम स्कोप में कवर कर ली जाएगी? यस, स्कोप में 6 की 6 इनकम आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ आ जाएगा स्कोप में। लेकिन सब कुछ स्कोप में आ जाने के बाद कुछ इनकम्स को क्या कर दिया जाएगा? एग्जेम। इन 6 में से कौन सा एग्जाम कर दिया जाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम। तो खेती वाली इनकम निकल गई। कितनी इनकम बन गई? 5। इन पांचों इनकम को किसी ना किसी हेड में क्लासिफाई किया जाएगा। अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स में तो सारी इनकम को उठा के पीएनएल के क्रेडिट साइड लिख देते हो। पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल के क्रेडिट साइड लिख देते हो। ये अकाउंट्स नहीं है, ये टैक्सेशन की दुनिया है। और टैक्सेशन की दुनिया कहती है किसी भी इनकम को 5 हिस्सों में तोड़ा जाता है। तो जो मुझे रिलायंस से कमाई हो रही थी वो कौन से हेड में जाएगा? सैलरी। जो मेरी प्रॉपर्टी से भाड़ा आ रहा था वो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था अपने और उससे मुझे फीस दे रहे थे, दैट इज माय पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना और उससे मेरी इनकम हो रही है। जो मैंने जमीन बेच के पैसा बनाया वो क्या है? कैपिटल गेन। और जो सेविंग्स अकाउंट के अंदर ब्याज आ रहा है वो क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बेसिकली ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ये साइड का हेड है। जो पहले चारों में नहीं गया वो सब किस में चले जाएंगे? 5वें में। इसीलिए उसका नाम ही अदर सोर्सेज है। यानी सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, पीजीबीपी नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, तो क्या है? आईएफओएस है। इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक एक हेड हमें बड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, तो सबकी नंबरिंग कर लें तो इसे हम 4A बुलाएंगे, इसे 4B बुलाएंगे, इसे 4C, 4D, 4E। सेक्शन 14 ने ऐसे 5 हेड्स बनाने को हमें सिखाया। तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी के नीचे लिख रहे हो सेक्शन 15 टू 21। सीक्वेंस में ही चलेगा सब कुछ। 15 टू 21 पहले सैलरी हेड सीखेंगे हम, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
सेक्शन 22 से 27, पीजीबीपी सेक्शन 28 से 44 डीबी, कैपिटल गेन सेक्शन 45 से 55A एंड आईएफओएस सेक्शन 56 से 59। हर हेड का अपना कुछ प्रिंसिपल होगा, अपना कुछ लॉजिक होगा, अपना कोई तरीका होगा। इसीलिए पहले हर इनकम को सही हेड में क्लासिफाई करना जरूरी है। अगर आपने किसी इनकम को गलत हेड में क्लासिफाई कर दिया तो आपकी इनकम गलत कंप्यूट होने वाली है, क्योंकि हर हेड का तरीका अलग है। तो दिस इज नॉट लाइक अकाउंट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट्स और टैक्सेशन की नहीं बनती। अकाउंट्स का स्टाइल अलग है, टैक्सेशन का स्टाइल अलग है। अकाउंट्स में आपको सिखाया जाएगा ये प्रिंसिपल्स होते हैं, टैक्सेशन उसकी पुतली बना के फेंक देगा। बोले बकवास मत कर, ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि टैक्सेशन की दुनिया अलग है। दोनों अपनी अपनी जगह वैलिड है। अकाउंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वैलिड है और टैक्स निकालने के लिए टैक्सेशन प्रिंसिपल्स वैलिड है। तो देयर बाई सबके अपनी अपनी दुनिया है और हमें उस हिसाब से ही काम करना होगा। तो जैसे ही आपने सेक्शन 14 में समझा कि 5 हेड्स होते हैं, तो पांचों हेड एक एक करके आप रीड करोगे। सैलरी का हेड सबसे पहले पढ़ोगे सेक्शन 15 से लेके 21, हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा हेड पढ़ोगे 22 से लेके 27, पीजीबीपी का हेड पढ़ोगे 28 से लेके 44, कैपिटल गेन पढ़ोगे 45 से लेके 55 एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ोगे 56 से लेके 59। इस तरीके से 5 हेड्स आप रीड करोगे। जब पांचों हेड्स आप रीड कर लोगे तो इनकम कंप्यूट होके आ जाएगी हर हेड की अलग अलग, और जब हर हेड की इनकम कंप्यूट होके आ जाएगी तब आप आगे बढ़ना शुरू करोगे। अभी भी आप कहां पहुंचना चाहते हो और नहीं पहुंचे हो? टोटल इनकम पहुंचे नहीं है, अभी भी हम रास्ते में हैं और हम उस रास्ते में इतनी बातें कवर कर चुके हैं। ये जो मैंने आपको अभी तक जितना लिखाया, ये आपका करीब करीब आधा सिलेबस लिखाया है आपको। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया आपको मैंने क्या पढ़ाया है। ये जो टैक्स रेट है, ये पढ़ने में 3 लेक्चर लगेंगे हमें। विल रीड 3 लेक्चर्स टू रीड टैक्स रेट। ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, इसे पढ़ने में 7 लेक्चर्स लगेंगे हमें। इसके बाद जो एग्जेम्प्ट इनकम है, उसे पढ़ने में 1 लेक्चर लगेगा हमें। सैलरी पढ़ने में हमें 10 से 12 लेक्चर लगेंगे। हाउस प्रॉपर्टी पढ़ने में 5 लेक्चर लगेंगे। पीजीबीपी पढ़ने में 15 से 16 लेक्चर लगेंगे। कैपिटल गेन पढ़ने में 15 से 16 लेक्चर लगेंगे और आईएफओएस पढ़ने में 3 लेक्चर लगेंगे। तो इतने कंटेंट पे आप अभी पहुंचे हो, तो सोचो जो मैं बात कर रहा हूं वो सब बहुत डिटेल्ड बातें होंगी। मैं सिर्फ आपको क्या दे रहा हूं? इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू दे रहा हूं कि आप जिसके बारे में पढ़ने वाले हो उसको आप पहले देख लो। जैसे होता है ना, किसी चीज का पहले बर्ड्स आई व्यू ले लो कि सब कुछ कैसे दिखेगा ऊपर से। तो आप प्लेन से नरेंद्र मोदी स्टेडियम देख रहे हैं, फिर आप जाके नरेंद्र मोदी स्टेडियम की हर सीट पे बैठेंगे, तब जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन ऊपर से एक बार देख लो कितना बड़ा है और क्या क्या एरिया है और क्या क्या इलाका है। उस लॉजिक से मैं आपको सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं। तो ये जब पांचों हेड हमारे कवर होंगे, पांचों हेड कवर होंगे, तो इनको क्लोज करो। हो सकता है आपका एक पेज कंप्लीट हो गया हो, एक लैंडस्केप पेज, तो आप सेकेंड लैंडस्केप पेज में चले जाओगे। इसके बाद पांचों को क्लोज करो। क्लोज करने के बाद उसके नीचे डबल एरोज करो और फिर एक 5th चैप्टर आप पढ़ोगे जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम, सेक्शन नंबर 60 to 65। क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन नंबर 60 to 65। और एक छोटा सा चैप्टर पढ़ोगे इसके जस्ट नीचे, चैप्टर नंबर 6, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, सेक्शन 70 to 80। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, सेक्शन नंबर 70 to 80। इन दोनों के बगल में लिखना, ये स्पेशल चैप्टर्स हैं, शायद काम लगे शायद काम ना लगे। किसी पर्सन के काम के होंगे, किसी पर्सन के काम के नहीं होंगे।
clubbing of income, section 60 to 65, and set off and carry forward and set off of losses, सेक्शन नंबर 70 टू 80। इन दोनों का मैं अभी आपको मतलब समझा ही नहीं रहा, क्योंकि इनका मतलब अभी आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों को समझने के लिए पांचों हेड की नॉलेज होनी चाहिए, तब इन दोनों का मतलब समझ आएगा। अभी खाली फ्लो समझो। पांचों हेड कंप्लीट हो जाने के बाद कितने चैप्टर्स पढ़ाऊंगा? 2 छोटे छोटे चैप्टर होंगे। एक का नाम क्या होगा? क्लबिंग, और एक का नाम क्या होगा? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। फ्लो में 60 टू 65 लिखा और 70 टू 80 हमने मेंशन किया। तो सर बीच में वो थोड़े से सेक्शंस मिस हो गए, वो सेक्शंस क्या हैं आपके? बगल में लिखो यहां 66 टू 69 अनडिस्क्लोज्ड, 66 टू 69 अनडिस्क्लोज्ड। यहां से एक एरो बना के लिखो ए, और ऊपर ए बना के टैक्स रेट में मर्ज कर दो। (66 to 69 अनडिस्क्लोज्ड), उससे मैंने कनेक्टर बनाया है ए, और उस ए को टैक्स रेट्स के साथ मर्ज कर दिया है। इस तरीके से उसे कनेक्ट किया है मैंने। इसका क्या मतलब है? सर ये जो आप पूरा चार्ट पढ़ रहे हैं, इस पूरे चार्ट में आप उन इनकम्स की बात कर रहे हैं जो आप सामने से बताएंगे। आपने तो सब बता दिया, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट को पता चला कि आपने कुछ छुपा लिया। तो जो आपने छुपा लिया उसे क्या कहा जाएगा? अनडिस्क्लोज्ड इनकम। और जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम होगी उस पे क्या लगता है आपको? नॉर्मल वाली टैक्स रेट लगाएंगे? नहीं, उस पे एक स्पेशल टैक्स रेट लगाएंगे, और वो स्पेशल टैक्स रेट लगती है 78% की। 78% की टैक्स रेट लगाई जाती है, एंड दैट इज व्हाई मैंने उसको लिंक कौन से चैप्टर में वापस कर दिया? टैक्स रेट। तो जिस दिन अनडिस्क्लोज सोर्सेज क्या होती है वो समझ में आ जाएगा, उस दिन हम उसे टैक्स रेट के साथ लिंक करके समझ लेंगे क्या मतलब होता है। अभी के लिए खाली इतना ध्यान में रखो, अनडिस्क्लोज सोर्सेज पे क्या रेट लगती है? 78% की रेट लगती है, चाहे आप कोई भी हो, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एलएलपी, कोई भी हो। 78% की सीधे आपके ऊपर टैक्स रेट लगा दी जाएगी। तो वो साइड की बात हो गई, इसलिए इसको मैंने कोने में लिख दिया। आपके मेन फ्लो में वो नहीं आता, क्योंकि वो तो हो सकता है ना कुछ अनडिस्क्लोज मिले, मिले ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपके इसी फ्लो में चलते रहोगे। तो 5 हेड कवर करने के बाद 2 छोटे छोटे चैप्टर पढ़ोगे, और इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने के बाद इसके नीचे एक लाइन बना के लिख रहे हो, जो आएगा उसे कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। कहां पहुंचना था आपको? टीआई, टोटल इनकम। अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं हैं। हम कहां पहुंचे हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। बहुत सिंपल इस तरीके से रख सकते हो, बहुत सिंपल। मैं नंबर्स के साथ बता रहा हूं, लिखना मत जो नंबर्स अभी मैं बताऊंगा। मेरी टोटल 30 लाख की कमाई है, मेरी टोटल 30 लाख की कमाई है, 30 लाख की कमाई है। ये 30 लाख की कमाई कैसे? मैं रेसिडेंट हूं, मैं रेसिडेंट हूं और मेरी 30 लाख की कमाई है। 5 लाख खेती से आती है मेरी इनकम, 5 लाख खेती से आती है। 5 लाख की सैलरी बना रहा हूं मैं, 5 लाख मुझे भाड़ा मिल रहा है, 5 लाख ट्यूशन पढ़ा रहा हूं बच्चों को, उससे फीस आ रही है, 5 लाख मैंने एक जमीन बेची, उस पर मेरा फायदा हुआ है, और 5 लाख मुझे मेरे सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है। इतने मेरी इनकम्स हुई है। टोटल कितने की इनकम बता दी मैंने? 30। तो हुआ क्या होगा, लिखना मत आप, ये 5 लाख जो सबसे पहले खेती से आई होगी वो एग्जेम्पशन से बाहर उड़ गई होगी, उसे तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसे उड़ा के बाहर फेंक देंगे। और उसके बाद क्या कहेंगे? सैलरी से कितनी इनकम हो गई? 5। हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम हो गई? 5। पीजीबीपी से 5। कैपिटल गेन से 5। आईएफओ से 5। और उसके बाद 2 छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ेंगे जो शायद ही लगेंगे, तो समझो हम मानते हैं कि वो नहीं लगे, क्योंकि अभी हमने डिटेल में देखे भी नहीं है, तो उनको स्किप कर दूं मैं अगर, और सीधे पूछूं जीटीआई कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 25 लाख, क्योंकि 5 लाख तो मेरा पहले ही उड़ चुका है। यानी आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना निकल के आ गया? 25। अभी इस पे टैक्स नहीं लगने वाला है। टैक्स तो किस पे लगने वाला है? टोटल इनकम, जिसे हम टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। तो ये तो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है। अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है, तो सर वहां पहुंचने के लिए लास्ट स्टेप बचा है, और लास्ट स्टेप क्या है? माइनस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। तो ऊपर 6 नंबर तक लिखा था, यहां 6A लिख रहे हैं। सेक्शन 80A
to 80U, section 80A to 80U। कभी आपने स्कूल में या फाउंडेशन में एक चैप्टर पढ़ा होगा फिस्कल पॉलिसी या बजट, आपने इनमें से किसी नाम से इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। और ये सब पढ़ाते वक्त आपको कहा गया होगा कि सरकार बजट का इस्तेमाल करती है ताकि लोगों से सेविंग्स करा सके, लोगों से इन्वेस्टमेंट्स करा सके, देश की ग्रोथ में उनका सहयोग ले सके। इस तरीके से सरकार बजट का इस्तेमाल करती है। और बजट के दिन ही क्या आता है? फाइनेंस बिल आता है, जो बाद में क्या बन जाता है? एक्ट। इसी तरीके से होता है। तो सर वो कैसे होता है, वो अब आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देख पाओगे। जो चीज़ आपको थियोरी स्कूल में बताई गई थी कि बजट का इस्तेमाल किया जाता है। मेरी 25 लाख की इनकम आ गई, अब 25 लाख पे टैक्स लगने वाला है, तो देर भाई सरकार ने एक्ट में क्या लिख रखा है? थ्रू बजट उन्होंने एक्ट में लिख रखा है कि अगर इस 25 लाख में से आप 1 लाख का पीपीएफ करा लोगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दोगे, तो हम 25 लाख पे टैक्स नहीं लेंगे, हम 24 लाख पे टैक्स लेंगे। और जैसे ही मैं ये बात सुनूंगा मेरे दिमाग में क्या आएगा? ये तो बहुत अच्छा है, मेरी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, उस पर अच्छा ब्याज भी मिल जाएगा और साथ साथ में मेरा टैक्स भी कम हो जाएगा। ऐसे सरकार ने बहुत सारी चीजें सोच रखी और वो सारी चीजें किस में डाल रखी है? सेक्शन 80A से लेके 80U। और उसमें जितनी चीजें आप करोगे अगर वो फिट हो गई तो वो सब माइनस होती चली जाएगी और माइनस होती चली जाएगी। और माइनस हो जाने के बाद जो नंबर निकल के आएगा वो क्या होगा? टोटल इनकम, जो हम निकालना चाहते थे, या टैक्सेबल इनकम, या एनटीआई, नेट टोटल इनकम। 7 नंबर दे रहा हूं मैं इसको। ये सब चैप्टर्स हैं आपके। टोटल इनकम तक आप पहुंच जाओगे, टैक्सेबल इनकम तक आप पहुंच जाओगे, नेट टोटल इनकम तक आप पहुंच जाओगे। जैसे मैंने पीपीएफ तो एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, तो हमारे देश में गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है कि लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लें। तो वो सब दिलवाने के लिए वो क्या करते हैं? बोलते हैं कि इसमें अगर पैसा डालोगे तो इतने अमाउंट पे टैक्स देने की जरूरत नहीं, तो वो लेस हो जाएगा। तो कितनी बार 3 4 5 लाख रुपए तो इसी चक्करों में क्या हो जाते हैं? लेस। और वो लेस हो जाने के बाद समझो 5 लाख मेरे लेस हो गए, तो टैक्सेबल इनकम कितनी बच के आएगी? 20 लाख। और 20 लाख पे वो टैक्स रेट लगा दोगे जो टैक्स रेट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखी होगी, क्योंकि टोटल इनकम तो आपका 7th चैप्टर में जाके निकलेगा और तब जाके इस पे वो टैक्स रेट लगाओगे आप। वो टैक्स रेट लगाते ही टोटल इनकम के ऊपर, तो उसके नीचे लिख रहे हो इनटू टैक्स रेट, जो निकल के आएगा उसे कहोगे टोटल टैक्स लाइबिलिटी। टोटल टैक्स लाइबिलिटी 8। आपको ये पता चलना चाहिए हमारे पुराने डिस्कशन से कि ये ऑफ प्रीवियस ईयर होगा और ये निकाला होगा इन असेसमेंट ईयर। मतलब समझ आ जाना चाहिए कि इनकम तो प्रीवियस ईयर की निकाली होगी, लेकिन उस पर जब टैक्स कैलकुलेट करके भरने की बात आएगी तो कौन से साल में आएगी? असेसमेंट ईयर। क्योंकि जब तक साल खत्म नहीं होगा मैं इनकम कैसे बता सकता हूं? साल खत्म होगा तब तो इनकम निकाली होगी ना आपने। मतलब ये पूरा फ्लो आपने कब किया होगा? मार्च का महीना खत्म हो जाने के बाद कैलकुलेशन करोगे, जिसमें कुछ समय लगेगा, और कैलकुलेशन करने के बाद उस पर टैक्स रेट लगाओगे तो आपकी वो नंबर निकल के आ जाएगी जो आपको असेसमेंट ईयर में सरकार को पे करना होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अभी रिसेंट यहां पर क्या क्या बातें बताई, अगर हम उसको फिर से समराइज करें तो सेक्शन 14 ने क्या बोला था? जो भी इनकम एग्जेम नहीं हुई, जो भी इनकम एग्जेम नहीं हुई उसको 5 हेड्स में तोड़ दो। हमने बोला ठीक है, 5 हेड्स में तोड़ दिया तो सैलरी से लेके कहां तक तोड़ दिया आपने? आईएफओएस सीक्वेंस में 5 हेड्स पढ़े जाएंगे। 5 हेड्स पढ़ने के बाद आपको क्या बोला गया? कितने चैप्टर्स पढ़े जाएंगे? दो छोटे छोटे सिंपल सिंपल चैप्टर, जिसको बोलेंगे क्लबिंग और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। और वो करने के बाद जो नंबर आएगा उसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। बीच में एक अनडिस्क्लोज का पोर्शन आएगा, बट वो साइड का पोर्शन है, इसलिए उसका मेन में नहीं, हमने साइड में लिखा है उसको। जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गया उसमें से क्या दोगे? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, सेक्शन 80A से लेके 80U। अगर आप देखो तो आप सेक्शन 1 से लेके 80U तक पहुंच चुके हो। टोटल मैंने कहा था कितने सेक्शन हैं? 298 सेक्शंस है इनकम टैक्स एक्ट में। आपको कितने पढ़ने हैं? 100, यानी 80 तक पहुंच गई ना आपकी गाड़ी। 1 से लेके 80U तक आप पहुंच चुके हो। अब आपने डिडक्शन देने के बाद टोटल इनकम निकालो, तो उस टोटल इनकम पे क्या लगाओगे? टैक्स रेट, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ ली होगी मेरे साथ साथ। और वो लगाने के बाद क्या आ जाएगा? टोटल
टैक्स लाइबिलिटी इन द असेसमेंट ईयर। डू यू गेट दिस? कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, हम 80% तक के कंटेंट पे पहुंचे हैं, क्योंकि 80 सेक्शन तक पहुंचे हो ना, अभी भी आपका कंटेंट बाकी है। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी इन असेसमेंट ईयर तक पहुंच गए। अब आप सोचो, एक दिक्कत है ये सब में। दिक्कत क्या है कि सर पूरी इनकम पे टैक्स आप अगले साल भरोगे, लेकिन सरकार चलाने के लिए तो पैसा रेगुलरली चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि पूरा साल खत्म होगा फिर सरकार के पास टैक्स जाएगा, तो सरकार देश कैसे चलाएगी? क्योंकि ऐसे तो फिर कुछ ही महीनों में सारा पैसा आएगा, बाकी तो पूरे साल कोई पैसा ही नहीं होगा सरकार पे। और सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो फिर सरकार को क्या लेना पड़ जाएगा? लोन, फिर उस पे ब्याज, फिर वो सब दिक्कतें डेफिसिट वगैरह की आनी शुरू हो जाएगी। तो देयर बाय गवर्नमेंट इसे एक अलग तरीके से एग्जीक्यूट करती है, और अलग तरीके से एग्जीक्यूट करती है उसे क्या बोलते हैं? तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी में लिखो माइनस टीडीएस, TCS, advance tax paid during previous year. TDS, TCS, advance tax paid during previous year. ब्रैकेट में सेक्शन नंबर 190 to 219। सर प्लीज एक्सप्लेन 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, क्या एक्सप्लेन क्या करूं मैं? इनकम में टैक्स रेट मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आती है। बेटा तेरी टोटल इनकम 20 लाख आई, 20 लाख पे अगर टैक्स रेट 30% है तो 20 लाख इंटू 30% कर दे तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई? 6 लाख। बस खत्म हो गई बात। दैट इज योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी। आपको समझ में आ रहा है मैं कहां हूं? टोटल इनकम, टोटल इनकम मेरा कितना था? ग्रॉस टोटल इनकम 25 लाख था ना। ग्रॉस टोटल इनकम 25 लाख, फिर मैंने बहुत सारे डिडक्शंस लिए, बहुत सारे डिडक्शन लिए, समझो मैंने 5 लाख का डिडक्शन लिया, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 20 लाख। 20 लाख पे क्या लगा दोगे? टैक्स रेट। 20 लाख पे क्या लगा दोगे? टैक्स रेट। 20 लाख पे टैक्स रेट लगाओगे, वो आपने निकालनी सीखनी है अभी, तो समझो वो टैक्स रेट 30% है। तो अगर वो 30% है तो टैक्स रेट अगर 30% लगाई तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6 लाख इन असेसमेंट ईयर। क्योंकि ये इन एवाई, आप ये सब तो असेसमेंट ईयर में करने वाले हो ना, लेकिन इनकम कौन से साल की रहने वाली है? प्रीवियस ईयर की रहने वाली है। यहां तक आपको पहुंचाने के बाद मैंने नई बात लिखनी शुरू की, और नई बात जो लिखनी शुरू की उसका लॉजिक अब आप समझने की कोशिश करो। सर सरकार पूरा साल वेट थोड़ी कर सकती है कि आप टैक्स दोगे। आपसे टैक्स रेगुलरली मिलते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके मिलते रहना चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा करके नहीं मिलेगा तो सरकार देश कैसे चलाएगी? देश चलाने के लिए तो रेगुलरली पैसा चाहिए ना। ये थोड़ी कि साल के एंड में ही सीधे पैसा मिलेगा या 2 महीनों में ही सारा पैसा मिलेगा। तो उसके लिए सरकार के पास 3 हथियार हैं। देयर आर 3 वेपन्स। व्हाट आर द वेपन्स? TDS, TCS, एडवांस टैक्स, जिसके लिए आपने लिखा इट इज पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सेक्शन नंबर 190 से लेके 219 का ये पूरा कंटेंट है हमारा। मतलब अब आपका ऐसा नहीं कि 290 तो 300 सेक्शन में से 100 एकदम सीक्वेंस में है, क्योंकि आपको पीछे वाला पूरा एक पोर्शन देना पड़ेगा। तो 190 से लेके 219 सेक्शंस आपको कवर करने हैं, जिसमें 3 हथियार बात करेंगे। TDS, TDS का क्या फुल फॉर्म होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TCS क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और एडवांस टैक्स। ये 3 रास्ते होते हैं, इनका मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम समझते हैं। मैं पहले आपको TDS का मतलब समझाता हूं, और ये बहुत जरूरी है हमें समझना। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 25-26। आपका प्रीवियस ईयर 25-26 ही है, ठीक है। मैंने KBC में खेलने का फॉर्म भरा है कि मुझे KBC खेलना है, तो अमित जी के सामने बैठ के कौन बनेगा करोड़पति खेलने का मेरा मन है। तो बहुत सालों से मैं ट्राई कर रहा था, हर साल फॉर्म भर रहा था। इस बार मैंने फॉर्म भरा, ऑडिशन वगैरह हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो मैं पहले वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला राउंड खेलने बैठा। वहाँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मैं जीत गया तो मुझे सीधे अमित जी ने हॉट सीट पे बैठा लिया कि आइए सवाल पे सवाल और जवाब पे जवाब। इस तरीके से मुझसे सवाल पे सवाल पूछे चले जा रहे हैं। मैं पहुंच गया 1 करोड़ तक के सवाल पे, 1 CR तक पहुंच गया। 50 लाख में जीत चुका हूं। 1 करोड़ का सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे आता था, मैंने जवाब दे दिया। मेरे जवाब देते ही अमित जी चिल्लाए, 1 करोड़, 1 करोड़ जीत गए हैं पुलकित जी, हमारे सामने बैठे हैं, 1 करोड़ जीत गए हैं। मेरी कितने की इनकम हो गई? 1 करोड़। वो 1 करोड़ की इनकम, वो 1 करोड़ की इनकम, वो 1 करोड़ की इनकम क्या मेरी सैलरी है? क्या हाउस प्रॉपर्टी है?
क्या मेरा बिजनेस है, क्या कोई कैपिटल गेन है, किस में जाएगा, अदर सोर्स। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना बात, अदर सोर्स में जाएगा ना। मैं कौन हूं, रेसिडेंट, मैं कौन हूं, रेसिडेंट, तो स्कोप में भी आ गया। और ऑब्वियसली ये तो एग्जाम नहीं करेगी ना सरकार, लगता है कि आपको एग्जाम करेगी है कि हाँ एग्जाम कर दिया। नॉन रेसिडेंट होता तो भी क्या स्कोप में आता, यस, क्योंकि इंडिया से ही हुई है ना मेरी इनकम, तो भी आता। और कौन से हेड में चला जाता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर कहां पहुंच जाते, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई, 1 करोड़, ठीक है, कोई डिडक्शन वगैरह मैंने लिए नहीं, तो टोटल इनकम भी कितनी हो गई, 1 करोड़। 1 करोड़ पे टैक्स निकाल लिया जाएगा, समझो 1 करोड़ पे 30% टैक्स है। 1 करोड़ पे 30% टैक्स है तो कितना टैक्स हो गया, 30 लाख। व्हाट इज द टोटल टैक्स लायबिलिटी, 30 लाख। बट ये तो कब भरने को आएगी, असेसमेंट ईयर में। अभी तो अमित जी से मैं कितने का चेक ले लूंगा, 1 करोड़। समझ आती है ना यहां तक कहानी की फ्लो क्या बन रहा है। अब जब अमित जी मुझे 1 करोड़ का चेक दे रहे हैं, जब अमित जी मुझे 1 करोड़ का चेक दे रहे हैं, तो आपको देखना है, कभी टीवी पे देखा है अमित जी को चेक देते हुए, या जब कोई जीतता है तो वो क्या करते हैं, तो कभी केबीसी अगर आपने कभी भी जीवन में देखा हो तो ऐसा बोलते हैं कि ये देखिए आपके 1 करोड़ गए आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकाउंट में, वो उनका मेन स्पॉन्सर है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकाउंट में गए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करंट अकाउंट पे भी ब्याज देता है, आपको कोई और बैंक नहीं मिलेगा जो करंट अकाउंट पे ब्याज देता है। इस तरीके से सब ब्रांडिंग करेंगे और बोलेंगे देखो पैसे गए। यहां ये झूठ बोलते हैं, कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा झूठ होता है कि पैसे गए। अगर आप अगली बार केबीसी देख रहे हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि आपको दिख रहा है सामने वाला को जीता और आपको वहां लिख के बोला गया कि ये पैसे गए, तो ध्यान देना नीचे एक व्हाइट कलर की पट्टी फटाक से निकल जाएगी, उसे पढ़ना। उसमें लिखा होता है दिस पेमेंट इज ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, इन रियलिटी these transactions are subject to necessary taxes which have been deducted। ऐसा लिखा हुआ जाएगा, अगली बार नोट करना। क्यों, क्योंकि अगर अमित जी ने सीधे 1 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए तो अमित जी गोइंग जेल। चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, nothing will happen to me, what can I do, he gave me my money but he will go to jail। why, बिकॉज सेक्शन 190 से 219 के अंतराल ऐसा लिखा है, इस एरिया में ऐसा लिखा है कि जब भी कोई आदमी ऐसी कैजुअल इनकम जीतता है, लॉटरी से जीतता है या गेम शो से जीतता है, तो उस पर 30% टीडीएस काटना होता है, उस पर 30% टीडीएस काटना होता है। इसका मतलब जब अमित जी मुझे 1 करोड़ दे रहे होते हैं, जब अमित जी मुझे 1 करोड़ दे रहे होते हैं तो वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ नहीं, 70 लाख वो 1 करोड़ मुझे देंगे ही नहीं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो होगा क्या, अमित जी देने वाले तो 1 करोड़ थे ना सर, हम जीते 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ में से सर 30% के मालकिन तो मोदी जी और निर्मला जी है ना, क्योंकि 30% साइलेंट पार्टनर है ना वो, तो उनके पास जाना चाहिए। तो देर भाई इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये नहीं होता कि 1 मुझे मिल जाएंगे और फिर मैं असेसमेंट ईयर में 30 टैक्स भरूंगा, ये तरीका नहीं होता है। तरीका क्या होता है, 1 करोड़ मिलते वक्त ही 30 लाख काट लिए जाते हैं। आपको नाम का मतलब समझ आ जाएगा अब, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स पे ही काट लिया, जब इनकम हुई तभी काट लिया, और काट के इमीडिएटली किसको जमा कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट को जमा कर दिया जाएगा। कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर में, तो सरकार को तभी पैसा मिल गया ना। अब जब साल खत्म होगा, अब जब साल खत्म होगा तो मैं रिटर्न लेके बैठूंगा, रिटर्न लेके बैठूंगा तो मैं उसमें इनकम कितनी दिखाऊंगा, 1 करोड़, इनकम कितनी दिखाऊंगा, 1 करोड़। 1 करोड़ पे 30% लगाऊंगा तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, 30 लाख। अब वो जो टोटल टैक्स लायबिलिटी 30 लाख आएगी तो मैं क्या बोलूंगा, अबे ले तो लिया, फिर से लेगा क्या, एंड देयर बाय अगर 30 लाख की लायबिलिटी आई और ले तो चुके ही हैं, तो जितना ले चुके हैं वो वापस क्या कर देंगे, लेस, तो मेरा टोटल नेट टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ले तो तुम पहले ही चुके हो ना। डू यू गेट द आइडिया कि मैंने यहां माइनस टीडीएस क्यों बोला, माइनस टीडीएस टोटल टैक्स लायबिलिटी में इसलिए बोला क्योंकि टीडीएस का अमाउंट प्रीवियस ईयर में ही क्या हो चुका है, पे, सामने वाले ने कट करके उसे पे कर दिया है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसमें अमित जी को बुलाया जाता है डिडक्टर, अमित जी इज डिडक्टर एंड आई एम डिडक्टी, आई एम डिडक्टी। तो जिसने टीडीएस काटा वो डिडक्टर है और जिसका टीडीएस कटा वो डिडक्टी है। इस तरीके से प्रीवियस ईयर में ही पैसा जमा हो जाता है और फिर असेसमेंट ईयर में मुझे उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो इसका मतलब जब अमित जी ने मेरा टीडीएस काटा होगा
तो मैंने अमित जी को अपना पैन दिया होगा, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दिया होगा, नहीं तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा किसका टीडीएस काटा है? और अगर डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चलेगा किसका टीडीएस काटा है तो फिर मुझे आगे जाके इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? इसीलिए हमेशा आपको पहले क्या ले लेना चाहिए? पैन। आज अगर आप केबीसी के ऑडिशन के लिए फॉर्म भरोगे ना तो उसमें पीछे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, उसमें पैन भी एक डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि उनको ये चीज इंश्योर करके चलनी है कि कल को अगर आप जीते तो उस पर जब हम टीडीएस काटेंगे तो आपका हमारे पास क्या होना चाहिए? पैन। इसीलिए परमानेंट अकाउंट नंबर उसमें मांगा जाता है, उसके बिना आगे ही नहीं बढ़ा जाता। और आज के वक्त में मैंने आपको कहा पैन लेने के लिए पहले क्या लेना पड़ता है? आधार। बिना आधार के कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे जैसे टीडीएस है ऐसे ही दो कॉन्सेप्ट्स और क्या होते हैं? टीसीएस, और एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है? एडवांस टैक्स। अब इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इसके लिए अगेन और नॉलेज चाहिए होगी हमें, लेकिन खाली टीडीएस से आपको मुद्दा समझ आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टीडीएस। अब टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स लेस करने के बाद ये आपका 9th चैप्टर होगा। 9th चैप्टर होगा जो आएगा उसे हम कहेंगे नेट टैक्स पेएबल या रिफंडेबल। जीरो भी आ सकता है और कुछ पेएबल या रिफंडेबल भी आ सकता है। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें जीरो आ गया था, लेकिन समझो इसी एग्जांपल में मैं चीजें ऐड कर दूं। 1 करोड़ की सर मेरी एक तो इनकम हुई जिसपे 30% टीडीएस काट लिया गया, उसके अलावा बच्चों को पढ़ाता हूं उससे 20 लाख की इनकम हुई, ठीक है। क्या तुमने मेरा कोई टीडीएस काटा होगा कि सर आओ आपका टीडीएस काटेंगे? नहीं, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन पे कोई टीडीएस है ही नहीं कि सर को फीस पे करना है तो मोदी जी ने बोला है सर का टैक्स काटना है, तुम हमारा टैक्स काटोगे? सोचो, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो देर भाई मेरी 20 लाख की जो इनकम हुई उस पर तो कोई टीडीएस नहीं लगा होगा ना। तो जब मेरी टोटल इनकम निकालेंगे तो कितनी होगी? 1 करोड़ 20 लाख, और 1 करोड़ 20 लाख पे 30% लगेगा। अब 1 करोड़ 20 लाख पे 30% लगेगा तो सर वो कितना अमाउंट हो जाएगा? 36 लाख, 36 लाख का अमाउंट हो जाएगा। लेकिन टीडीएस तो सिर्फ कितना काटा होगा? 30 लाख। तो नेट टैक्स पेएबल कितना आ जाएगा? 6 लाख। ऐसे ही कभी कभी रिफंड भी क्रिएट हो जाता है जब लॉसेस हो जाते हैं कई बार, तो देयर बाय रिफंडेबल भी क्रिएट हो जाता है। तो या तो नेट टैक्स पेएबल क्रिएट होगा या नेट टैक्स रिफंडेबल क्रिएट होगा। ये नेट टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो भी है उसको आपको शो करना पड़ेगा लास्ट चैप्टर हमारा, रिटर्न ऑफ इनकम में। सरकार को पूरा स्टेटमेंट फाइल करना होगा, चैप्टर नंबर 10 लास्ट चैप्टर, जिसमें आपको सरकार को बताना होगा कि यहां से इनकम आई, इतनी इतनी इनकम आई, इतना इतना टैक्स आया, इतना इतना टीडीएस कट गया था, वो सब इसमें बताना होगा। एंड दिस रिटर्न ऑफ इनकम इज सेक्शन 139 to 140B। देखो ऊपर 80U तक पहुंचे थे, गाड़ी 80U तक, तो वो 80 सेक्शन हो गए थे आपके। उसके बाद 190 से 219, तो रफली ये 30 सेक्शन हो गए। और उसके बाद 139 और 140, तो ये 2 सेक्शन हो गए, यानी कुछ 110 111 सेक्शन हो गए। जिसमें से बीच बीच में जो 1 से 80 है उसमें सारे सेक्शन थोड़ी है, जैसे 11 12 13 नहीं है, ऐसे कुछ कुछ सेक्शन नहीं है। तो अल्टीमेटली टोटल नेटम नेट देखने जाए तो रफली कितने सेक्शन बनेंगे? 100। अगेन जो अभी ये वाला बात बताया इसको रिपीट करना जरूरी है। पहले आपने टोटल इनकम निकाल लिया, टोटल इनकम को क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। इसी को क्या बोलते हैं? नेट टोटल इनकम। इस पे क्या लगाओगे? टैक्स रेट। टैक्स रेट लगाओगे तो क्या निकल के आ जाएगी? टोटल टैक्स लाइबिलिटी। कौन से साल में निकल के आई होगी? इन असेसमेंट ईयर वो निकल के आ गई। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अलग अलग तरीकों से जो टैक्स जमा होगा वो क्या कर दोगे? लेस। कितने तरीके होंगे? 3, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। कौन से सेक्शन? 190 से लेके 219। अब जो बच के आया वो या तो पे करना होगा या कुछ लेना होगा, तो इट इज नेट टैक्स पेएबल या नेट टैक्स रिफंडेबल। और ये सब के लिए आपको कैलकुलेशन करके बतानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को कैसे मालूम चलेगा कहां कहां से कौन सी इनकम है? तो आपको सब करके बतानी पड़ेगी, भले उनको मालूम हो या ना हो, आपको सब करके देना पड़ेगा। और जिस स्टेटमेंट में आप ये सब करके देंगे उसे क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 139 से लेके 140B, जो आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा, इनकम टैक्स का नहीं, आपके सिलेबस का। सर असली मजा तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि आप रिटर्न भेजते हैं, फिर डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है कि बेटा तू तो 5 लाख ही बता रहा है, हमारी गणित के हिसाब से तो 12-13 लाख है।
क्या चक्कर है, उस नोटिस को बोलते हैं स्क्रूटनी का नोटिस। तो आप कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में सुनना, डिपार्टमेंट का नोटिस आया है, मतलब कौन सा नोटिस आया है, स्क्रूटनी का नोटिस आया है, मतलब बेटा तेरी लंका लग गई, अब मजा आएगा, क्योंकि अब डिपार्टमेंट ने तेरे को रडार में ले लिया है। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है ना, वो सब असेसमेंट प्रोसेस है। और असेसमेंट प्रोसेस सब किस में रखा है, फाइनल। ऑफेंसेस, पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, जेल, वो सब कुछ फाइनल में रखा है कि आपको यहां पर हमें बेसिक सिखाना है। इसीलिए मैंने कहा था ना आपको इंट्रो में कि जितना इंटर में दिया उतना अगर पढ़ लिया तो खुद का रिटर्न भरना तो आ जाएगा आपको। खुद का क्या, किसी का भी रिटर्न भर सकते हो आप, फीस तक चार्ज कर सकते हो रिटर्न भरने की, क्योंकि उतना कंटेंट है आपके सिलेबस में कि आपको उतनी ग्रिप पता चल जाएगी। 50 मार्क में आपको उतना सिखा देंगे कि आप रिटर्न भर सकते हो किसी भी पर्सन का। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब यहां मुझे रिटर्न के रिलेटेड एक बात बतानी है जो मुझे बहुत काम लगेगी। रिटर्न ऑफ इनकम भरने की एक ड्यू डेट होती है, टू बी फाइल्ड बाय ड्यू डेट। ड्यू डेट कौन से साल में गिरेगी, असेसमेंट ईयर। टू बी फाइल्ड बाय ड्यू डेट, डीडी, ड्यू डेट इन असेसमेंट ईयर। अब ये ड्यू डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ड्यू डेट मैं इसलिए इंट्रो में बता रहा हूं क्योंकि मुझे आगे काम लगेगी जैसे ही मैं कल से फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दूंगा। ये ड्यू डेट या तो 31 जुलाई होती है या 31 अक्टूबर होती है। 31 जुलाई या 31 अक्टूबर। आप लोगों के लिए 31 जुलाई 2026 एंड 31 अक्टूबर 2026, क्योंकि आपका तो PYAY फिक्स है ना, बाकी वो तो हर साल का चेंज होता रहेगा। कौन से साल के रिटर्न की बात कर रहे हो। आपने कभी सुना होगा कि सीए की दुनिया में सबसे बड़ा सीजन का समय यही महीने होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये 5 महीने हमारे बड़े क्रिटिकल महीने होते हैं जो अभी सीजन चल रहा है। बट ये जो सीजन चल रहा है ये कौन से असेसमेंट ईयर का चल रहा है, 25-26। आपके लिए कौन सा असेसमेंट ईयर एग्जाम में है, 26-27। जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे ना अगले साल, तब असेसमेंट ईयर वही सीजन चल रहा होगा ना, तो वो सीजन के हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी क्या चल रहा है, उसी समय आप एग्जाम दे रहे हो। उस लॉजिक से बनाए, जैसे अभी जो सितंबर 25 वाले और जैन 26 वाले दे रहे हैं, वो सीजन असेसमेंट ईयर 25-26 के हिसाब से दे रहे हैं। आप असेसमेंट ईयर 26-27 के हिसाब से ऑपरेट करेंगे। मैंने 2 डेट लिखी है। पहली डेट क्या लिखी है, 31 जुलाई 2026, और दूसरी डेट लिखी है 31 अक्टूबर 2026। तो सर 2 डेट कौन सी, 2 डेट क्यों है, और 2 डेट में सिलेक्शन कैसे होता है। अगर आपका कोई ऑडिट नहीं होने वाला है, यू आर अ नॉन ऑडिट केस, तो 31 जुलाई। और अगर आपकी ऑडिट होने वाली है तो 31 अक्टूबर, क्योंकि समय ज्यादा चाहिए। यानी जिनके बिजनेस होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, और उनमें टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा होता है, तो उनको पहले ऑडिट करानी पड़ती है। और जब तक ऑडिट नहीं होगी तब तक बुक्स वेरीफाई नहीं हुई। तो बुक्स वेरीफाई होगी, ऑडिट होगी, फिर रिटर्न बनेगा, तो समय ज्यादा चाहिए। इसीलिए उनकी डेट थोड़ी एक्सटेंडेड है। कहां तक है, 31 अक्टूबर। लेकिन अगर कोई सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, उसका कोई बिजनेस बिजनेस नहीं है, या उसकी सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, या उसकी सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम है, या सिर्फ उसकी अदर सोर्स की इनकम है, उसकी PGBP की कोई इनकम ही नहीं है, तो फिर उस केस में उसे नॉन ऑडिट केस में क्लासिफाई करते हैं। तो उसको कब तक भरना पड़ता है, 31 जुलाई 2026 तक भरना पड़ता है। तो जैसे मैं रिलायंस में नौकरी किया करता था तो मेरी ड्यू डेट क्या हुआ करती थी, 31 जुलाई की डेट होती थी, बिकॉज आई सैलरीड पर्सन, मुझे सिर्फ सैलरी हेड के अंदर इनकम दिखाई दे रही होती थी। लेकिन आज के वक्त में अगर मेरी ऑडिट होती है, मेरी ऑडिट होती है, तो उस केस में वो डेट क्या हो जाती है, 31 अक्टूबर 2026 की आपके रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट हो जाती है। तो ये 2 मेन ड्यू डेट होती है। अगर ये ड्यू डेट मिस कर दोगे तो नोटिस भी आएगा, पेनल्टी भी लगेगी, लेट फीस भी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। जो जो सोच सकते हो वो सब हो जाएगा आपके साथ अगर आप ये डेट्स मिस कर देंगे तो। इसलिए ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो असेसमेंट ईयर 25-26 आप देख रहे हो, उसमें डेट्स एक्सटेंड हुई थी। जो असेसमेंट ईयर 25-26 की डेट थी वो एक्सटेंड हुई थी। जो 31 जुलाई की डेट थी उसे बढ़ा के 15 सितंबर कर दिया गया था, और 15 सितंबर को रात को 12 बजे एक दिन और बढ़ा दिया था, और 16 सितंबर कर दिया था।
यानी फाइनल 31 जुलाई की डेट क्या थी? 16 सितंबर थी। और जो 31 अक्टूबर है वो अभी भी 31 अक्टूबर ही है। और बात चल रही है कि 31 अक्टूबर को भी 30 नवंबर करने वाले हैं। बात चल रही है, अभी तक हुआ नहीं है, हो जाएगा जैसा लग रहा है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट में तो जीत भी चुका है जिसने केस किया था कि भाई सीबीडीटी को समय और देना चाहिए, क्योंकि इस बार चीज़ें बड़ी मुश्किल रही है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द पोर्टल, क्योंकि जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वो अच्छे से नहीं चल रही, तो देर बाई हम काम नहीं कर पा रहे, तो हमें एक्सटेंशन चाहिए, ये डिमांड की गई है। तो गुजरात हाई कोर्ट में तो जीत चुके हैं कि भाई हाँ हमें मिलना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट में जीतने से काम नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जीतना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशनल मैटर है, ये स्टेट मैटर नहीं है। तो गुजरात हाई कोर्ट में जीते, दैट इज वन अचीवमेंट। अब इससे ऊपर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा और वहां पे सेटल किया जाएगा क्या होगा। तो ये दो डेट्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एज अ सीए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 31 जुलाई और 31 अक्टूबर आपकी आरओआई की ड्यू डेट होती है। यहां हमारा सिलेबस क्लोज होगा, यानी ये हमारा वो 88 लेक्चर्स हैं, ये 88 लेक्चर्स है। सेकंड तो आज चल रहा है ना, ये 88 लेक्चर्स का हमारा पूरा पैकेज है जो हमें डिस्कस करना है। तो सोचो जो चीज मुझे 88 लेक्चर्स में पढ़ानी है वो अगर मैंने 1 घंटे में बता दी है, तो 1 घंटे में आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, देखना क्या है। तो 3 घंटे की फिल्म का 3 मिनट में ट्रेलर दिखाया है और कुछ भी नहीं किया। इसे इस तरीके से सोचो, मेरे साथ साथ ऊपर से लेके नीचे तक आप पहले रिपीट कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 1, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। सेक्शन नंबर 2, definitions. Section number 3, the definition of previous year. What is your previous year? 25-26. Section number 4, charging section. What does the charging section say? Total income of every person shall be charged at a tax rate. तो हमने पूछा पर्सन मतलब, तो 2 क्लॉज 31। हमने बोला टैक्स रेट, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर फिनेंस एक्ट 2025। हमने बोला इसको इनकम पे लगाओ, तो इनकम निकालना सीखो। इनकम निकालने के लिए आपने कहा डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 5 से 9B। जैसे ही हमने स्टेटस डिटरमाइन कर लिया और स्कोप डिसाइड कर लिया, तो हमें पढ़ना होगा सेक्शन नंबर 10, दैट इज योर एग्जेम्प्ट इनकम। कि इनको निकाल के तो फेंक ही दो, एग्जेम्प्ट नहीं हो पाया तो फिर क्या करोगे? हेड्स ऑफ इनकम, सेक्शन नंबर 14। कितने हेड्स है? 5। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी 15 से लेके 21, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेके 27, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 28 से लेके 44 DB, कैपिटल गेन 45 से लेके 55A, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 56 से लेके 59। अब जब पांचों हेड हो गए तो दो छोटे छोटे स्पेशल चैप्टर आएंगे, एक का नाम है क्लबिंग 60 से लेके 65, और दूसरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस 70 से लेके 80। इन सब के बाद जो निकल के आएगा दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। लेकिन साइड में जो 67 से 66 से 69 है दैट इज अनडिस्क्लोज सोर्सेस, जिसमें रेट लगेगी 78%। तो वो लिंक किससे हो जाएगा? टैक्स रेट से वो हमारा लिंक हो जाएगा। एंड देन GTI आ जाने के बाद उसमें से माइनस करोगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, सेक्शन 80A से लेके 80U, तब निकल के आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम को क्या बोल सकते हैं? टैक्सेबल इनकम। तो क्या निकल के आएगा? नेट टोटल इनकम। वो इनकम पे वो टैक्स रेट जो पड़ी थी वो लगाओगे तो आएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी इन असेसमेंट ईयर। लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो 3 रास्तों से तुम्हारा टैक्स जमा हुआ होगा, अलग अलग रास्तों से। नाम है TDS, TCS, एडवांस टैक्स, तो उसे कर दोगे लेस। सेक्शन नंबर 190 से लेके 219 जो आया दैट इज योर नेट टैक्स पेबल या नेट टैक्स रिफंडेबल। तो सरकार को बताने के लिए उसके लिए क्या फाइल करोगे? रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 139 से लेके 140B, जिसकी 2 ड्यू डेट्स है, एक 31 जुलाई इन द असेसमेंट ईयर और एक 31 अक्टूबर इन द असेसमेंट ईयर। ऑडिट होती है तो 31 अक्टूबर, ऑडिट नहीं होती है तो 31 जुलाई। बेसिकली सैलरी वाले या अदर हेड्स वाले 31 जुलाई और PGBP वाले 31 अक्टूबर की आपकी डेट बनेगी। ये हमारा स्ट्रक्चर है जो हमें स्क्रैच से टैक्स रेट से पढ़ना शुरू करना है। लेकिन टैक्स रेट से शुरू करने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए? पर्सन, क्योंकि हर पर्सन की टैक्स रेट अलग अलग है। तो हमें पता हो जाना चाहिए ना हर पर्सन में, यानी पर्सन मतलब कौन। तो हमें सिर्फ आज पहले क्या पढ़ना है? पर्सन मतलब कौन।
फिर टैक्स रेट से तो हम कल शुरू करने वाले हैं। तो आप इस पेज से अब बाहर आ जाओ, अपने दोनों लैंडस्केप पेजेस से बाहर आ जाओ, पोर्ट्रेट पेज वापस पकड़ सकते हो और लिख रहे हो पर्सन सेक्शन 2 क्लॉज 31। पोर्ट्रेट पेज पे आप लिख रहे हो सेक्शन 2 क्लॉज 31। सेक्शन 2 क्लॉज 31 में 7 कैटेगरीज दी है, यानी लोग 7 प्रकार के होते हैं। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ पर्सन्स। क्या क्या? पहला, इंडिविजुअल। जैसे कि आप अपना टैक्स निकाल रहे हो, आप अपने फादर का टैक्स निकाल रहे हो, अपनी मदर का टैक्स निकाल रहे हो, अपने ब्रदर का टैक्स निकाल रहे हो, तो आप किसका निकाल रहे हो? इंडिविजुअल का निकाल रहे हो। हर इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन का आप टैक्स निकाल रहे हो। दूसरा, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? हमारे देश में कानून है हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत कुछ पर्टिकुलर रिलीजन्स में मैरिज हो जाने पे जो फैमिली है उसका एक एसोसिएशन फॉर्म हो जाता है, जिसका सेपरेट पैन हो सकता है, सेपरेट बिजनेस हो सकता है, सेपरेट रिटर्न फाइलिंग होती है, यानी उसे एक अलग पर्सन मान लिया जाता है। तो कुछ ही रिलीजन्स में अलाउड है, जैसे करंटली हिंदुइज्म में अलाउड है, जैनिज्म में अलाउड है, सिखिज्म में अलाउड है, बाकी रिलीजन्स में अलाउड नहीं है। तो कुछ ही रिलीजन्स में अलाउड है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू हूं, तो मेरे रिलीजन में अगर अलाउड है तो मेरा HUF बन सकता है। तो मेरा HUF है, बन सकता है मतलब है। मेरा HUF इनकॉर्पोरेट हुआ था, बना था 1 दिसंबर 2019 को, 1 दिसंबर 2019। ये वही डेट है जिस दिन वो घटना हुई थी, जिस घटने के बाद से रोज सर दुखता है। तो 1 दिसंबर 2019 आई सेलिब्रेट माई मैरिज। तो वो जो 5 साल से ज्यादा अब हो चुके हैं, उस दिन से मेरी HUF फॉर्म हुई। देन 9 मार्च 2023 को मेरी डॉटर हुई। तो 9 मार्च 2023 को जैसे ही मेरी डॉटर हुई, मेरी डॉटर उस फैमिली का पार्ट बन गई। इस तरीके से करंटली पुलकित जाजोदिया HUF एक अलग फाइल है जिसमें 3 लोग मेंबर हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर। इस तरह से हमारा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो अपना अलग बिजनेस करता है। तो अगर HUF कोई बिजनेस करता है तो उसकी रिटर्न फाइलिंग अलग होती है, और मैं करता हूं, मेरी वाइफ करती है, तो उनकी फाइलिंग अलग होती है। यानी मेरा रिटर्न अलग फाइल होता है, मेरी वाइफ का अलग होता है, और HUF का अलग होता है। HUF का जो अडल्ट मेल मेंबर होता है, HUF में जो अडल्ट मेल मेंबर होता है उसे कर्ता बोलते हैं। तो जैसे पुलकित जाजोदिया HUF का कर्ता मैं हूं, तो मैं उस बिजनेस का कर्ता धरता हूं, इसीलिए मुझे क्या बुलाया जाता है? कर्ता। तो इस तरीके से एक और फाइल क्रिएट हो जाती है। अगेन इफ आई हैव अनदर चाइल्ड, इफ, तो वो अगेन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही मेरे फादर की भी HUF है, क्योंकि उनका भी जब अमालगमेशन हुआ था मेरी मॉम के साथ, तो एक और फाइल क्रिएट हुई थी HUF की। तो मधुसूदन जाजोदिया HUF भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें भी मैं मेंबर हूं, क्योंकि उनका भी तो पुत्र हुआ ना मैं, तो उनकी फैमिली का भी तो मैं हिस्सा हूं ना। बट मेरी फैमिली में वो नहीं है। समझते हो बात? मतलब लिटरली नहीं पकड़ लेना किसी भी बात को। HUF समझना, HUF एकदम मेरी फैमिली के ही पार्ट है, हम सब एक हैं। लेकिन HUF में ऐसा नहीं होता है। HUF में आपकी न्यूक्लियर फैमिली से HUF बनता है, पूरी जॉइंट फैमिली का नहीं बनता। तो मेरे पिताजी और माताजी मेरे HUF में नहीं आ सकते, लेकिन मेरे पिताजी के HUF में मैं हूं, क्योंकि एज अ चिल्ड्रन मैं उनके HUF में मेंबर हूं। यानी मधुसूदन HUF की जो इनकम होती होगी, उस इनकम में मेरा भी हिस्सा है।
लेकिन जो पुलकित जाजोदिया एचयूएफ में इनकम होती है उसमें मेरा, मेरी वाइफ का और मेरी डॉटर का हिस्सा है और किसी का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से एचयूएफ बनाई जाती है। एचयूएफ हैज ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ गुड टैक्स प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मेरी इनकम अब दो जगहों पे स्प्लिट हो सकती है, थोड़ी इनकम उसमें दिखती है, थोड़ी इनकम उसमें दिखती है, तो टैक्स रेट्स में स्लैब बेनिफिट्स मिलते हैं। जो अभी आप टैक्स रेट समझाऊंगा तो समझ आएगा। जैसे ऐसे मैंने बोला ना, टैक्स इज इवोल्यूशन, जितना आगे बढ़ते हो उतना समझ आता है कि किसी चीज का क्या फायदा नुकसान है। एचयूएफ हमारे देश में क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को बंद कर देना चाहिए। उसके पीछे रीजन है कि ये हमें नॉन सेक्युलर बनाता है, क्योंकि वी आर अ सेक्युलर कंट्री, तो हमें हर धर्म को एक समान ट्रीट करना चाहिए। लेकिन एचयूएफ में तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि कुछ धर्म एचयूएफ बना नहीं सकते। तो देर बाई ऐसी बात की जाती है कि इंडिया में एक दिन यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी नहीं है करेंटली इंडिया में, कुछ स्टेट्स ने अडॉप्ट किया है लेकिन पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। जिस दिन यूसीसी लागू हो जाता है उस दिन आपके धर्म के रूल्स नहीं लगेंगे, यूसीसी के रूल्स लगेंगे। जैसे कुछ धर्मों में मल्टीपल मैरिजेस अलाउड है, कुछ धर्मों में अलाउड नहीं है, तो ये इससे अलग अलग हो गया ना, धर्म के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो अगर यूसीसी आ गया तो फिर सबके लिए कॉमन लॉ हो जाएगा। इसलिए फुल फॉर्म से समझ आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिविलियंस, देयर इज अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट इन द कंट्री। तो कई देशों में ऐसा है, हमारे देश में अभी तक ऐसा नहीं है। तो उस दिन एचयूएफ का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एचयूएफ तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो कुछ ही रिलीजन्स को अलाउ करता है। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए ज्यादातर डिस्कस किया, बाकी एचयूएफ एक सेपरेट पर्सन मान लिया जाएगा, उस हिसाब से हमने कवर किया। जैसे एचयूएफ है, ऐसे ही एक और पर्सन होता है फॉर्म्स। फॉर्म्स इंक्लूडिंग एलएलपी। तो तीन दोस्तों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना ली कि हम उस पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करेंगे। एक नई तरह की पार्टनरशिप फर्म जो पिछले 15-20 सालों से आप बना सकते हैं, दैट इज एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। थोड़ा बहुत लॉ में आपको पढ़ाया गया होगा फाउंडेशन में। तो फर्म एलएलपी एक और पर्सन हो गया, उसका अलग पैन होगा, उसकी अलग इनकम होगी, उसका अलग रिटर्न फाइलिंग किया जाएगा। फोर्थ कैटेगरी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट, इसमें दो तरह के फॉर्म्स कवर होते हैं, एक कंपनी और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। बॉडी कॉर्पोरेट, तो कंपनी का एग्जांपल तो हम ही हो गए, पेनोरमिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इट्स अ कंपनी, इट्स अ सेपरेट लीगल बॉडी, उसका पैन अलग है, उसका रिटर्न अलग फाइल होता है। आप लोग फीस मुझे नहीं देते हैं, आप लोग फीस पेनोरमिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को देते हैं, जिसके लिए वो फीस पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल किया जाता है, क्योंकि पेनोरमिक एजुकेशन का ये क्या है, बिजनेस। फिर पेनोरमिक एजुकेशन में मैं एम्प्लॉय हूं, तो पेनोरमिक एजुकेशन मुझे क्या देती है, सैलरी। वो सैलरी मेरे लिए कौन से हेड में टैक्सेबल की जाती है, सैलरी। मेरे हाथ में वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होता है। अगर आप में से कोई मुझे पर्सनली, मैं आपको पढ़ा रहा होता और आप मुझे फीस दे रहे होते, तो मेरे लिए वो कौन से हेड में टैक्सेबल होता, पीजीबीपी। समझ आता है कि कैसे हम ये जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो फर्क पड़ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो इसीलिए पेनोरमिक एजुकेशन अपने आप में एक अलग एंटिटी है, उसकी इनकम पे अलग टैक्स लगता है, मेरे हाथ में अलग इनकम पे टैक्स लगता है। जिसमें एक और तरह की एसोसिएशन क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे, कोई फ्लैट में रहते होंगे और फ्लैट बहुत सारे लोगों के पास होंगे, तो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी देखी होगी, जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर फ्लैट ओनर से मेंटेनेंस लिया जाता है, मेंटेनेंस इकट्ठा करके उन मेंबर्स के ही बेनिफिट के लिए उस पैसे को यूज किया जाता है, कि सफाई वाले अपॉइंट किए जाएंगे, या जो कॉमन लाइट्स वगैरह है उसको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बेयर किया जाएगा, दशहरा पे नीचे खाना रखा जाएगा, ये सारी चीजें की जाएगी। और जो बच के पैसा बच जाएगा, वो बचा हुआ पैसा उनका क्या बन जाएगा, इनकम। उस इनकम पे क्या लगा दिया जाएगा, टैक्स। कई सारी सोसाइटीज अच्छा पैसा बनाती है क्योंकि उनकी लोकेशन की वजह से, सोसाइटी की लोकेशन इतनी अच्छी थी कि एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करके वहां पे होर्डिंग लगा दी, तो होर्डिंग से उनकी एडवर्टीजमेंट इनकम आ जाती है ना, वो क्या कर दी जाएगी, टैक्स। इस तरीके से बॉडी कॉर्पोरेट दो तरीके हो गए, कंपनी और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे ही एक और एंटिटी फॉर्म होगा, लोकल अथॉरिटी। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है या पंचायत वगैरह होती है, वो लोकल अथॉरिटी में आ जाती है। ऐसे ही एक और होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। या फिर बॉडी
ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या होता है? जॉइंट वेंचर होता है। जॉइंट वेंचर समझते हैं आप, कि किसी इवेंट के लिए बनाया और फिर भंग कर दिया। तो इवेंट के लिए बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे और मेरे 2-3 दोस्तों को लगा कि भाई गुजरात में नवरात्रि को लेके अलग ही क्रेज है, तो हम लोग है ना नवरात्रि नवरात्रि एक काम करेंगे, सिर्फ नवरात्रि 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 के वक्त ही हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, पासेस वगैरह बेचेंगे, पैसा बनाएंगे और फिर कंपनी बंद। अपने को खाली 10-12 दिन का ही बिजनेस करना है, बहुत है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कोई एक रेगुलर कंपनी नहीं बना रहा हूं, एक जॉइंट वेंचर बना रहा हूं, क्योंकि जॉइंट वेंचर में आपने पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न नहीं होता है। आपका ऑब्जेक्टिव होता है काम करो बात खत्म करो, इवेंट हुआ बात खत्म करो। तो मैं क्या बनाऊंगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर 3 दोस्त मिले होंगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, तो उसे क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। समझो मैं पेनॉर्मिक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और मेरा एक दोस्त, अगर हम ये 3 मिले होंगे तो फिर एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी और एक इंडिविजुअल है, तो उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोलते, उसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं, क्योंकि अंदर अलग अलग तरीके के पर्सन इन्वॉल्व हो गए। तो एओपी और बीओआई कहते हैं हम। मतलब यही है कि किसी इवेंट के लिए आपने एसोसिएशन बनाया है। और फिर 7वां आखिरी, जो पहले 6 में नहीं गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जो जुडिशरी में तो अलग से रिकॉग्नाइज किया जाता है, बट ऐसे कोई पर्सन नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल से समझ आ जाएगा, यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गए। ऐसे ही सेबी, आरबीआई, अरे सब छोड़ो, आईसीएआई, ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में फिट हो जाएंगे। जिनका पहले 6 में कहीं नहीं गए वो 7वें में आ गए। इन 7 के बगल में एक ब्रैकेट बना के आप लिख रहे हो, इफ पेइंग टैक्सेस देन known as assessee. If paying taxes, then known as assessee. यानी कि ये 7 लोग पर्सन हैं, लेकिन इन पर्सन को हम असेसी कब बुलाना शुरू करते हैं? जब इनको क्या पे करना होता है? टैक्स। अगर टैक्स पे ही नहीं करना है तो ये असेसी नहीं है, सिर्फ क्या है? पर्सन। पर्सन गेट्स अपग्रेडेड इनटू असेसी ऑन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम और पेइंग टैक्सेस, तब वो असेसी कहलाता है। अब अगर उस असेसी ने अपना काम नहीं किया तो उसे असेसी इन डिफॉल्ट बुलाया जाता है, कि आपने अपना काम नहीं किया, यानी आप डिफॉल्टर हैं, सरकार के टैक्सेस नहीं चुकाए, तो असेसी का नाम अपग्रेड करके क्या हो जाता है? असेसी इन डिफॉल्ट। तो ये वर्ड जब भी सुनो तो समझ आ जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु हैज नॉट पेड हिज टैक्सेस, उसे हम असेसी इन डिफॉल्ट बुलाते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर शुरू करने से पहले पर्सन की कैटेगरी बता दी है। बतानी क्यों जरूरी थी? क्योंकि इंडिविजुअल का टैक्स रेट अलग है, फर्म का टैक्स रेट अलग है, कंपनी का टैक्स रेट अलग है, सबके अलग अलग है टैक्स रेट। तो इसीलिए पहले पता होना चाहिए कितने प्रकार हैं, तभी तो एक एक करके सबका टैक्स रेट पढ़ पाएंगे। तो कितने प्रकार हैं? 7। 7 रिपीट कर रहे हो आप मेरे साथ। पहला इंडिविजुअल, दूसरा HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा फर्म इंक्लूडिंग LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पूरे इनकम टैक्स में कभी भी बोलूं फर्म तो अपने आप समझ जाना इट इंक्लूड्स LLP, हमेशा होगा ये। दिस इज ट्रू फॉर एवरी, द होल लॉ उसके लिए ट्रू रहेगा ये। चौथा पॉइंट क्या हो गया? बॉडी कॉर्पोरेट, जो एक अलग बॉडी कॉर्पोरेट बनती है, जैसे कि कंपनी या जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। पांचवा लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या BMC हो गई, ब्रिंड मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, पंचायत, ये सब आ गए। छठा एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जॉइंट वेंचर, कोई छोटे से पर्पस के लिए बना फिर उसे भंग कर दिया जाएगा। एंड सातवां आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, 6 में नहीं गए तो 7वें में गए, जिसमें बाकी सब आ जाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा, इसमें सब कवर कर लिए जाएंगे। तो सारे के सारे पर्सन बने, पर्सन बने और टैक्स आया तो क्या बनेंगे?
असेसी बनेंगे। मतलब मैंने आपको खाली ये इंट्रोड्यूस करने के लिए ये टर्म समझाया कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन। अब पर्सन समझ आ गया तो इस पर्सन की क्या निकालने सीखनी है, टैक्स रेट। एक एक करके सबका सीखना है। खाली इंडिविजुअल का सीखने में ही हमें 1.5 लेक्चर लग जाएंगे, सिर्फ इंडिविजुअल का सीखने में। और जैसे ही इंडिविजुअल का सीख लिया, बाकी सब फट फट 5-5 मिनट में हो जाएंगे। उसका रीजन है, इंडिविजुअल आपका पहला टैक्स रेट सीखने का मौका होगा, तो पहली बार सीख रहे हो तो बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे। एक बार वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो बाकी में तो सिर्फ रेट ही चेंज होगी ना, कॉन्सेप्ट थोड़ी नया आएगा, खाली रेट्स ही बदलनी होगी, तो बाकी एकदम फटाफट हो जाएंगे। लेकिन मेन हमें समय किसमें लगेगा, इंडिविजुअल का कवरेज करने में समय लगेगा। तो आप एक फ्रेश पोर्ट्रेट पेज ले लें और फ्रेश पोर्ट्रेट पेज पे आप टाइटल डाल रहे हैं टैक्स रेट्स एज पर फाइनेंस एक्ट 2025, टैक्स रेट्स एज पर फाइनेंस एक्ट 2025। उसके नीचे डबल एरोस करके डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ पर्सन। तो पहला पॉइंट डाल के आप लिख रहे हो इंडिविजुअल। सिर्फ लिखा के इंट्रोड्यूस करना है मुझे आज, इंडिविजुअल। और उसके बगल में 2 पार्ट्स करके लिखो, डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम या ऑप्शनल टैक्स सिस्टम। और इन दोनों में से वो सिलेक्ट कर लो whichever is lower, whichever is lower। क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको, पहले सिर्फ इंडिविजुअल। और एक नई बात क्या बताइए आपको, इंडिविजुअल के कितने टैक्स रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, 2। एक को नाम देते हैं डिफॉल्ट और दूसरे को नाम देते हैं ऑप्शनल। आप दोनों से निकाले और दोनों में से जिसमें फायदा हो वो ले ले, यानी कि जिसमें टैक्स कम आए, तो कम आए तो आपका फायदा होगा, कम आए क्योंकि आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, वो ले ले। यानी हमें एक एक करके दोनों सिस्टम पढ़ने होंगे, और जब दोनों सिस्टम पढ़ लेंगे तो दोनों में से क्या कर देंगे, विच एवर इज लोअर, तो हमारा वो मेथड सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से पहले मेरा सारा ध्यान सिर्फ एक ही सिस्टम पे जाएगा। तो आप टाइटल डाल रहे हो डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम। इसे डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम भी बोलते हैं, इसे न्यू रिजाइम भी बोलते हैं, और इसे 115 BAC 1A भी बोलते हैं। भाई बताने पड़ेंगे ना, सारे नाम है, मैं मेरा काम है। वन 115 BAC 1A, इसे कहते हैं सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 1A। उसे डिफॉल्ट रिजाइम कहा जाता है। डिफॉल्ट कहो, न्यू कहो, या फिर 115 BAC 1A कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब समझो, कुछ सालों पहले तक ऐसा कुछ होता ही नहीं था। एक ही सिस्टम होता था जिसे आज के वक्त में नाम क्या दिया जा रहा है, ऑप्शनल। यानी ऑप्शनल इज ओल्ड, ऑप्शनल इज ओल्ड। एंड ये जो आप पढ़ रहे हो जो डिफॉल्ट है वो क्या है, न्यू। ये नया सिस्टम है जो 4-5 साल से आया है। मतलब ये कंटेंट 4-5 साल से कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि 2-2 तरीके बना दिए, फिर दोनों में से क्या करो, विच एवर इज लोअर। जबकि पहले एक ही तरीका होता था। तो कभी कभी समझ नहीं आता है, गवर्नमेंट कहती है हम आसान बना रहे हैं। कैसे? आपने 1 के 2 कर दिए और आप बोल रहे हैं आसान बना रहे हैं। आसान बनाना तो 2 के 1 करना होता है, कि 2-2 मेथड थे यार, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, 1 कर देते हैं। ये कौन सा आसान बनाना हुआ? अब कई लोगों का कहना है, तो सर अभी जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है 2025, उसमें तो 1 कर दिया होगा ना, क्योंकि कह रहे हैं वो तो आसान है, काश कर देते।
सेम टू सेम ऐसे ही है उसके अंदर भी, दो हैं, एक डिफॉल्ट और एक ऑप्शनल। तो भाई आसान किधर हो रहा है? लोग इस समय हमको पूछते हैं, या अभी भी 12th वगैरह क्लियर कर लेते हैं या फाउंडेशन वगैरह दे देते हैं तो भी सोच रहे होते हैं सीए करें या नहीं करें। ऐसा कई दिनों के दिमाग में चल रहा होता है। तो उनका एक क्वेरी होता है, सर विल एआई रिप्लेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? बिकॉज इफ एआई ही सब सर करेगा तो फिर हम सीए लोग क्या करेंगे? आज भी जिस भी लेवल पे एआई पहुंचा है, आपको जो कितना भी ऑसम लेवल लग रहा हो, उसको टैक्स का क्वेश्चन पूछ के देखो, वो फेल हो जाएगा। उसके बस का है ही नहीं टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना। करके देख लो, वो गलत ही निकालेगा। क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, एआई क्या करता है? एआई जाता है और गूगल पे सर्च इंजिन को छांटता है और छांट के लाके रख देता है। अरे तो वो सर्च इंजिन के अंदर मोस्ट सर्च्ड पेज होता है, मोस्ट करेक्ट पेज नहीं होता है। वो गलत उठा के लाके आपको दे देगा। एआई को बोलो नहीं नहीं तूने गलत बोला है, जबकि शायद उसने सही बोला था। उसको एक बार बोल के देखो, नहीं नहीं तूने गलत बोला है, वो सही को गलत कर देगा। बोले हाँ 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 आप ही सही बोल रहे हैं, मैंने गलत बोला था, कसम से आपने पकड़ लिया। एकदम उसका टोन ही बदल जाता है। चैट जीपीटी ट्राई करके देखो, उसको पूरा पागल बना सकते हो आप। उसने एकदम सही किया हो, एक बार फिर सोच ले, ओके 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 आई एम थिंकिंग आई एम थिंकिंग आई एम थिंकिंग आई थिंक आई एम राइट ओनली, एक बार फिर सोच ले, पलट देगा। मेरा फ्रेंड है, वो डिस्कशन हो रहा था तो मैंने उसको बोला भाई तू मेरे को क्या फोन करता है जब भी टैक्स का कोई प्रॉब्लम होता है? पूछ ले चैट जीपीटी से। बोले चैट जीपीटी से सब पूछूंगा लेकिन टैक्स के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, सब गलत बताता है वो। और वो सच्चाई है, गलत बताता है। सर वो अगर एक बार भी गलत बता रहा है तो आई डोंट वांट दैट टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे जाते ही 100% एक्यूरेसी के लिए। अगर टेक्नोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं है तो टेक्नोलॉजी बेकार है। ह्यूमंस 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है आप गलती कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से कैसे गलती की उम्मीद करूं? आप तो सही बताओ। आप अगर गलती बता रहे हो तो इससे अच्छा तो फिर ह्यूमन ही सही। इसीलिए अभी की स्थिति देख के तो बिल्कुल नहीं लगता है एआई विल रिप्लेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बहुत बड़ी बात बोल दी हमने, ये तो बिल्कुल ही नहीं लगता है और ऐसा लग भी नहीं रहा है। और ऐसा पिछले 10-12 साल से मैं कुछ ना कुछ सुन रहा हूं। जब बीच में ऑनलाइन टीचिंग आई थी तो सबने कहा कि फिजिकल तो खत्म हो जाएगा। अरे किधर, ये देख, जो ऑनलाइन वाला आया था वो खत्म हो गया, बैंकरप्ट होके खेल ही खत्म हो गया, सारे बड़े बड़े नाम खत्म हो गए। ठीक है, बल्कि जो ऑनलाइन था वो फिजिकल में आ गया और आज शाहरुख खान से भी ज्यादा रिच हो गया। तो स्थिति देखो आप, उल्टा उसको ऑनलाइन से फिजिकल आना पड़ा उस लेवल पे जाने के लिए। तो कितनी बार हमारा कॉन्सेप्शन गलत होता है कि हम सोच रहे हैं ऐसा हो जाएगा, ऑनलाइन बाइंग आ जाएगी तो डिपार्टमेंटल स्टोर खत्म हो जाएंगे। कम फर्क पड़ेगा, ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा, बट खत्म कुछ नहीं होगा, सब चलता रहेगा, इकोसिस्टम अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो ये दो सिस्टम न्यू में भी ऐसे ही है, मतलब न्यू एक्ट में भी ऐसे ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो मैंने स्टार्ट नहीं किया लेकिन मैंने स्टार्ट दे दिया है। यानी नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला काम हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम रीड करने वाले हैं। आज मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया लेकिन फिर भी बहुत कुछ पढ़ा दिया, क्योंकि मैंने आपको पूरा लॉ का स्ट्रक्चर समझा दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। यू लर्न विथ एवरी डे, बिकॉज कुछ ना कुछ क्लियर पुराना होता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। तो कल से हमारा मेन चैप्टर शुरू हो रहा है और हम टैक्स रेट्स रीड करना स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस शीट सबने मार्क कर दी होनी चाहिए, अगर किसी की बाकी है तो आप मार्क करके ही जाएं, हमारे रिकॉर्ड्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑलराइट, ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।